सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ सब लोग अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये टाइम बहुत ही ऑपोजिट है वैसे, कम से कम हेल्थ के लिए तो बहुत ऑपोजिट है, बट स्टिल आई होप एवरीवन टेक्स केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये जो डेटा जो तैयार किया था ये आप ही लोगों के डेटाबेस का था, है ना। किस प्रकार से, जब आप लोगों ने मिड टर्म ग्रोथ चेक किए थे, राइट, जब आप डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढ रहे थे। अब मुझे बताइए, ये बंधन बैंक जो है ओपन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने काम किया है उसके लिए क्वेश्चन है। पर बंधन बैंक जो है इसे हम एक ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पीयूष भाई, को होस्ट। या ओके, डन चिंतन भाई, राइट। तो बंधन बैंक का ये 64% ग्रोथ है, तो ये मत कहो कि पीयूष भाई बंधन बैंक का बहुत अच्छा ग्रोथ है। नो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रोथ है। यानी स्मॉल फाइनेंस में जो भी बैंक्स होगी उनका ग्रोथ अच्छा ही होगा। तो कभी भी कंपनी को कंपनी के हिसाब से मत देखो, कंपनी को सीधा सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, तभी हम लोग प्रॉपर कंपनी को बैलेंस कर पाएंगे, राइट। अब बंधन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में अभी प्रॉब्लम है। देखो, आपका करंट ट्रेंड का जो आपने लिस्ट बनाया उसमें आपने देखा ही कि बंधन बैंक के प्रॉफिट तो टूटे हुए हैं। तो ये बार चैलेंजिंग है ये साल उसके लिए। धंधे में नहीं, डिमांड का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किधर है? हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी में, बराबर ना, एनपीए बढ़ सकते हैं। सो हमें पता रहे कि ये बंधन बैंक का भी प्रॉब्लम नहीं है। किसका प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सेम प्रॉब्लम आपका उज्जीवन में हो सकता है, सेम प्रॉब्लम आपका एयू में हो सकते हैं। तो हमेशा जब कंपनी को चेक करते हैं, we need to correlate the company with the sector and we can understand the trend of that particular sector. So as here you can see Apple is growing by 53%. You can say that digital marketing is a growing industry. इस साल अभी का ट्रेंड भी सेम ट्रेंड है। देखो, 5 साल से 50% का ग्रोथ, इस साल भी 51% का ग्रोथ। प्रॉफिट में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीथिंग इज फाइन फॉर रूट मोबाइल, राइट। ये जो ग्रोथ है 53% का, अगर बंधन में हो, एफएल में हो, रूट में हो, तो हम ये कहेंगे ये बैंकों का या एफएल का ग्रोथ नहीं है, सेक्टर का ग्रोथ है। अब ये ग्रोथ है, दैट इज गुड थिंग। पर ये ग्रोथ क्यों है? बिकॉज दिस ऑल कंपनीज बिलोंग टू विच सेक्टर? यस, कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है सब कंपनियां? इमर्जिंग सेक्टर। या, तो इमर्जिंग सेक्टर में कमाल की बात होती है, वो एक्सपोनेंशियल 20% प्लस से ग्रोथ करता है। लेकिन फिर भी हमें कितने ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए? क्या ये 50% सस्टेनेबल है? क्या ये आने वाले 10 साल तक 50% से बढ़ सकता है? क्या कहते हो आप लोग? नो, नहीं बढ़ सकता है। मैंने देखा है कि एक टाइम था, जैसे मैंने ब्रिटानिया में ऑलमोस्ट 2007 जैसे में निवेश किया, जब ये 150-200 रुपए के आसपास था। ड्यूरिंग दैट टाइम द ग्रोथ वाज हाई, राइट। टीसीएस, आईटी की जो कंपनियां हैं, इंफोसिस, इनकी भी ग्रोथ जबरदस्त है। लेकिन हमने उम्मीद कितने की रखी थी? 15-20% से ग्रोथ करेंगे, देन ऑल्सो इट्स गुड फॉर अस। और इन्होंने 20% से ग्रोथ किया, तो अच्छा ग्रोथ किया, पैसे कमाए। लेकिन जरूरी नहीं था कि जो उस समय ग्रोथ था मैं ये कहूं नहीं ये तो 30% से बढ़ रहा है, आने वाले समय में भी मैं 30% उम्मीद रखूंगा। नो, सस्टेनेबल ग्रोथ कितना है? 20%, राइट। तो हम ये सोचेंगे कि ये जो आपका रूट मोबाइल, जो कंपनी जो सेक्टर को बिलोंग करता है, इंटरनेट रिलेटेड, एसबीआई कार्ड, फाइनेंस रिलेटेड, बजाज फाइनेंस,
रिटेल, फाइनेंसिंग, ये सब होंगे जबरदस्त ग्रोइंग सेक्टर। पर हम कितना उम्मीद रखेंगे? 20%। आने वाले समय में अगर इतना ग्रोथ मिलता है, then also we are going to make very good money. Demand belong to which sector? Yes. कौन सा सेक्टर है ये भी इमर्जिंग है। डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेल कहते हैं ना इसको। इंडिया हाँ, का retail। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है रिटेल, तो उसका एक पार्ट है रिटेल। ऐसा नहीं कहेंगे डिमार्ट यानी रिटेल, पर रिटेल में दो पार्ट है। एक इंटरनेट से जो रिटेल होता है वो तो अभी शुरू हुआ है इंडिया में, अभी तो कुछ भी नहीं है, लोग इंटरनेट पे खर्चा ही नहीं कर रहे। अभी तो डिपार्टमेंट स्टोर बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। तो रिटेल के दो पार्ट, राइट, एक हुआ आपका ऑनलाइन सेलिंग, एक हुआ डिपार्टमेंट स्टोर। बोथ आर हैविंग वेरी गुड ग्रोथ, राइट। अब डिपार्टमेंट स्टोर देखो तो वहां पे भी दो तीन पार्ट आ जाते हैं। कैसे हम डिपार्टमेंट स्टोर को अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर पाएंगे, कोई बताएंगे? नहीं बढ़िया, कैसे डिपार्टमेंट स्टोर को मेरे को अलग अलग पार्ट में करना है, मैं कैसे करूंगा? क्या एक हो सकता है नहीं ग्रोसरी वाला जो जरूरत पूरी करता है, राइट। तो डिमांड किसमें है? जहां पे ग्रोसरीज और ये सारी चीजें आती है। एक डिपार्टमेंट स्टोर कैसे होते हैं? जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें कौन है प्लेयर? नाम दो तीन याद है आप लोगों को? आप जाते होंगे। वोल्टास, हेवल्स, रिलायंस डिजिटल। नहीं, वोल्टास हेवल किसमें आएंगे? वो तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, पर रिलायंस शोरूम या कौन से? रिलायंस डिजिटल। रिलायंस डिजिटल, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। फिर और कौन है उनका कंपटीटर? है ना कोई? टाटा है, क्रोम, वेरी गुड। रोमा टाटा या थी। ये सब चीज हमें समझनी है कि क्यों रिलायंस रिटेल ये प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है। क्योंकि उनके पास स्टडी है कि चाइना में जैसे चाइना डेवलप हुआ, जबरदस्त बिके एसी, जबरदस्त बिके वॉशिंग मशीन, लोगों के पास पैसे आए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिके। तो अब रिलायंस ये नहीं सोचे कि मैं भी वोल्टास जैसे एसी बनाऊं, पर वो रिटेल तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें भी मार्जिन अच्छे है, राइट। तो इन लोगों ने रिटेल स्टोर खोले, टाटा क्रोम उसमें है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। ये भी एक पार्ट हुआ, ये भी अच्छा ग्रोथ होता है, राइट। अभी का जो समय है कोरोना वाले टाइम पे, यहाँ पे थोड़ी इफेक्ट थी, राइट, कोरोना वाले टाइम में। पर कोरोना वाले टाइम में ग्रोसरी में इफेक्ट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो तो लोगों को चाहिए ही था। तो हमें समझना होगा जब भी कोई चीज में मंदी आए, तेजी आए, समझो सेक्टर के हिसाब से हर एक चीज को। कल किसी ने ट्रेंड का पूछा था, मेरे ख्याल से हैदराबाद के डॉक्टर रवि ने पूछा था, है ना, रवि किरण ने। ट्रेंड, अब ट्रेंड का कंपनी है काइजर। एपेरल्स। हाँ, अप्रैल्स तो हम बोलेंगे, लेकिन आपका क्या नाम है, टाटा के कौन से शोरूम उसमें आते हैं ट्रेंड में? वेस्ट साइड नाम सुना आपने? हाँ, वेस्ट साइड। वेस्ट साइड, स्टूडियो क्या ज़ूडियो, अलग अलग प्रकार के उनके इस प्रकार की शोरूम है। उनका ज्यादा फोकस किस पे है? हाई एंड एप्रल्स में वेस्ट साइड आता है कि नहीं? तो उनको पता है मेरा मार्केट क्या है, वो अपने प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो हर एक की अपनी स्टाइल होती है। एक चीज तय है, रिटेल इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। अब अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग जगह फोकस किया है, राइट। हमें ये देखना है कौन कम कॉस्ट से ज्यादा ग्रोथ कर पाता है, राइट। डीमार्ट उसमें सक्सेसफुल हुआ, ट्रेंड से भी ज्यादा, बराबर ना। रिलायंस रिटेल हाईली सक्सेसफुल हुआ। तो जो कंपनियों ने डेटा स्टडी प्रॉपर की और वो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो डिमांड 30% का ग्रोथ पिछले 5 साल का आप लोगों ने लिखा है, मैं मानता हूं, चलो पक्का है। अभी का ग्रोथ क्या है इस साल का? देखो करंट ट्रेंड डिमांड का क्या है, लेट मी चेक, किधर गया डिमांड? इधर, ओके, -10%, बराबर ना। तो -10% कैसा है? ये क्यों 30% से -10% हुआ, कोई बताएंगे? लॉकडाउन कोरोना अफेक्टेड है सर। ये तो बहुत अच्छा है। -10 तो Q1 में क्या हाल था?
90% अफेक्टेड था, तो बुरे हाल थे, लेकिन बहुत बढ़िया रिकवरी आई। H1 में एकदम बढ़िया रिकवरी और 9 मंथ का रिजल्ट तो मस्त आया। ये खाली -10 है, तो हम तो ये उम्मीद रखेंगे कि 0 रहेगा, मतलब कोई डैमेज रहेगा नहीं डिमांड में, राइट। ये एस्टिमेट हो सकता है हमारा इस साल का, लेकिन ये 30% का ग्रोथ तो हम वापस आने वाले टाइम में उम्मीद रखेंगे, राइट। तो आपका ये डेटा आपके लिए एक गोल्ड माइन है, किसके मिड टर्म ग्रोथ बढ़िया है और किसके शॉर्ट टर्म ग्रोथ को भी कोई इफेक्ट आई ही नहीं है कोरोना की, राइट। अब इसके हिसाब से, ये जो डेटा के हिसाब से हम थोड़ा इसका और आगे होमवर्क करते हैं, बराबर है। आप लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा लास्ट वीक, जो एक नया एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, देखे सर, देखा ना? देखे। राइट। तो यहाँ पे हम लोग लेट मी चेक, जैसे बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक का अगर ग्रोथ 64% का है, राइट, ग्रोथ बढ़िया है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में है, लेकिन जो लोगों ने ये ग्रोथ को ध्यान में रख के निवेश किया है, क्वालिटी भी बंधन की अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते इट्स नॉट गुड क्वालिटी। तो कुछ कंपनियां आईपीओ के टाइम से लग गई होगी बंधन में कि चलो निवेश करते हैं, कुछ कंपनियां तो ऐसी होती है आईपीओ से पहले आ जाती है, बराबर कि नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले से लगे होते हैं, निवेश करके रखते हैं अंदर कि मैं इस कंपनी में आज निवेश कर रहा हूं, कल मेरा पैसा बनेगा। किसने काम किया है बंधन बैंक पे? लेट मी चेक। मैंने भरत या आपने जो भी लोग, आपने जो हैंड रेस किए हैं, मैं 2 मिनट में आप लोगों से बातचीत करता हूँ, राइट। लेकिन भरत भाई आपने बंधन में काम किया है, लेट मी चेक इट। ओके, बंधन बैंक। तो ये बंधन बैंक में मैं अंदर गया, मैंने देखा कि ग्रोथ तो है, तो मुझे ये तो उम्मीद होगी कि नहीं कि ये अगर आज 12,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, ये 20,000 करोड़ भी करने ही वाला है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। राइट। तो आज से मैं अगर इनका शेयर होल्डर हूँ, मानता हूँ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ये 20,000 करोड़ का धंधा करेगा। आज अगर ये 3,000 करोड़ कमा रहा है, उम्मीद तो रखूंगा ना, जब 20,000 करोड़ करेगा तो 5,000 करोड़ का तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। राइट। तो मेरी अर्निंग एज अ पार्टनर तो बढ़ने ही वाली, राइट। तो बुरे समय में अगर मेरे पास आएंगे, मैं अगर बेच के भाग जाऊंगा ये शेयर, ये सोच के अरे बाप रे, लंबे जो बड़े निवेशक होते हैं वो लंबा सोचते हैं, वो 10 साल का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म, तभी उनका पैसा बनता है। और वो शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम आते हैं उसका फायदा उठाने का उनका प्लानिंग रहता है, पर अंधा फायदा नहीं। देखते हैं ट्रेंड कैसा है, अगर ट्रेंड बहुत बुरा है तो शांति से लेने का, ट्रेंड अच्छा है पर फिर भी गिर रहा है तो उसका जरूर हम लोग फायदा उठाएंगे। अब बंधन में आप लोगों को क्या लगता है, बड़े निवेशक होंगे? चेक किया है आपने भरत भाई ओके। बंधन में? हाँ, किया है। क्या बात है, डेटा आपने डाल दिया है, वेरी गुड। क्या है डेटा बंधन बैंक का? 40% प्रमोटर, म्यूचुअल फंड 3.42। राइट। देखो 40% तो अच्छा है, बाकी बड़ी जो बैंक होती है ना भरत भाई, हाँ, उसमें तो इतना हिस्सा रखनी नहीं रहती प्रमोटर का। सही है। बड़ी बैंक में कम हिस्सा रखना पड़ता है प्रमोटरों को, तो उनको तो बेचारों को बहुत ही कम हिस्सा वहां पे रखना पड़ेगा। हाँ, पर यहाँ पे चलो 40% हिस्सा प्रमोटर का है, तो बाजार में कितना माल है, फ्री फ्लोट हम कहते हैं ना, कितना हाँ, हुआ? 60%। 60%। वो 60% में बड़ा खिलाड़ी कौन है? FPI। FII। हम्म, 35%। हाँ, तो मतलब ये बैंक 40% प्रमोटर की, 35% FII की हुई, राइट। कल अगर यही बंधन बैंक बड़ी बनती है, ये स्मॉल फाइनेंस या यूनिवर्सल बैंक बोलो आप, उसमें तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। हम 10-15 साल में देख सकते हैं कि बड़ी बैंक बनेगी। तो FII की कमाई होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? होगी कमाई। तो ये लोग यहाँ इंट्राडे करने नहीं आए, इनको हाँ, पता है मैंने निवेश किया है शुरुआत के दौर पे, मैं मेरी आंखों के सामने देखूंगा कि ये 20-25 हजार करोड़ का धंधा करेगी और मेरी ये EPS बढ़ती जाएगी। तो वो क्या करेंगे पता है, वो धीमे धीमे अपना स्टेक बढ़ाएंगे, राइट। सही। कर सकते हैं कि नहीं ये चीज बोलो? वो करेंगे। रिटेल इन्वेस्टमेंट 5% है यहाँ पे खाली, बराबर है। इन्वेस्टमेंट कंपनियों का 15%। इन्वेस्टमेंट कंपनी में HDFC भी था।
उसका भी Okay. मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाला हुआ है। कोई बात, HDFC भी है, बराबर है। HDFC का जो गुरु फाइनेंस था ना, हाँ बहुत अच्छा कंपनी था, रूरल हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी, वो उन्होंने लास्ट ईयर सेल कर दिया और वो बंधन बैंक ने खरीदा। तो इन्होंने भी 10% स्टेक लिया था बंधन बैंक में उस समय, अभी तो थोड़ा कम कर दिया है। हाँ तो ये है 9%। कहानी। ये FII ने अपना स्टेक इसलिए रखा है क्योंकि वो लॉन्ग सोचते हैं, बराबर। और ज्यादातर रिटेलर क्या सोचते हैं, शॉर्ट। उनको लगता है ये FII भाग जाएंगे। उनको पता नहीं है कि FII एक बार आता है तो नाक की कुंडली बना देता है वहां पे, फिर वो हिलते नहीं है वहां से, उल्टा धीमे धीमे आपका स्टेक खाने लगते हैं वहां से, राइट। हाँ हमने, आप लोगों ने, मैं उम्मीद रखता हूं कि कई कंपनी में 10 साल पहले का भी डेटा चेक किया होगा। किया था चेक किसी ने आपकी कोई भी कंपनी में? ले पता आज नहीं। के FII और 10 साल पहले के FII किए थे? भरत भाई आपने किए? नहीं देखो बंधन में नहीं कर सकते हो, पर आप में बजाज से फाइनेंस कौन में है किया था। जिन्होंने या किया था? आपने बजाज कौन सी फाइनेंस में कंपनी किया में है। किया था? बजाज बजाज फाइनेंस फाइनेंस। में। ओके, किसने काम किया है बजाज फाइनेंस पे? नितिन पटेल। नितिन पटेल। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार आपका बजाज फाइनेंस। तो आपको डेटा मिले उसमें बजाज फाइनेंस में कि जब जब मंदी आई तब तब FII भाग गई होगी? भाग गई थी क्या नितिन भाई? नहीं। उल्टा इंक्रीजिंग उन्होंने इंक्रीज। क्या किया? वाह, ताली हो जाए नितिन भाई के लिए। चलो बढ़िया डेटा आपने बनाया है। देखो वैसे क्या पूरा नहीं लिखा है, अंडरस्टैंडिंग मिली। मगर हाँ कहिए। पूरा पूरा हर साल का नहीं लिखा है, 2010 का और ये इस करंट ईयर का लिखा है। हाँ अगर इंक्रीजिंग हाँ, तो है वो मेरे वो को इंक्रीज डिफरेंस करते। समझाओ ना क्या है। वो क्या है, 2010 में 20% स्टेक FPI का ने लिया हुआ था। 20%, वो बराबर। हाँ, वो धीरे धीरे वो लोग इंक्रीज करते गए। तो पिछले 10 सालों में 2010 का डेटा 20% है, हो सकता है आप 2000 का देखो और कम हो, हाँ लेकिन इनको डर क्यों नहीं लगता है अपना स्टेक बढ़ाने में? ये तो धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। नितिन भाई, बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल फाइनेंस की कंपनी है और एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसको हम आजादी से पहले से जानते हैं, जिन्होंने कभी धोखे नहीं दिए, गलत काम नहीं किए। सही बात है कि नहीं नितिन भाई? तो हम ट्रस्ट तो रख सकते हैं ना। देखो, मंदी अगर कोई सेक्टर में आती है तो अलग बात है, पर हमें चीटिंग नहीं होगी उतना तो हम पक्का रह सकते हैं बजाज ग्रुप में, राइट। राइट। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका बैकग्राउंड अच्छा, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर को बिलोंग करती है। फाइनेंस अकेला अच्छा है ये नहीं है, पर रिटेल फाइनेंस सोने पे सुहागा है, क्योंकि रिटेल इंडिया का क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और ये रिटेल में फाइनेंस करता है। आपके बजाज फाइनेंस का ग्रोथ कैसा रहा? एकदम जबरदस्त, राइट। राइट। तो नितिन भाई 2010 में जो FII थे वो कब थे? धंधा कितना था उस समय बजाज का? वो समय 900 करोड़। हाँ 900। और प्रॉफिट कितना करते थे? 90 करोड़, 90। बराबर कि नहीं? अब ये समय पे ऑलरेडी आपके बजाज फाइनेंस का जो भाव था ये आ चुका था 400 रुपया, 40 से 400। तो आप कह सकते थे अरे यार 10 गुना भाव हो गया, अभी और कितना चलेगा। हाई पी पे, हम लोग बोलते हैं ना ये तो बहुत हाई पी पे है, अब टूटेगा। पर ये FII ने क्या किया, जब जब मौका मिला अपना स्टेक बढ़ाया। उन्होंने ये सोचा होगा नितिन भाई कि ये 900 करोड़ की कंपनी कल 3000 करोड़ की बनेगी, 5000 करोड़ की बनेगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सोचा होगा कि नहीं? हाँ, वो पास्ट ग्रोथ देख के और बिहेवियर देख के समझ में आया होगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उनको ये लगा हो सकता है कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम है बेस्ट कंपनी में। अगर बजाज फाइनेंस को धंधा करने में प्रॉब्लम होगा तो दूसरों को तो कहाँ धंधा मिलने वाला है। ये बात भी है कि नहीं? हाँ राइट। हम लोग ये कभी कभी सोचते हैं नितिन भाई, अरे छोटी कंपनी ले लो, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, अब ये कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि जब कभी
ऐसा कुछ हो जाए कि रिटेल फाइनेंस में प्रॉब्लम आए, जैसे अभी प्रॉब्लम है, लोग हफ्ता नहीं भर पा रहे, मोराटोरियम कोरोना की वजह से, तो ये प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले विकेटें किसकी गई? छोटे छोटे सब है उसकी छोटे खिलाड़ियों जाएगी। की। पर ऐसी कंपनियां अभी भी टिकी हुई है, राइट? राइट। हुआ क्या पता है नितिन भाई, ये पूरे समय में कोरोना से पहले 2017 से असल में फाइनेंस का पूरा समय चल रहा है। कब से नितिन भाई? 2017 से। क्यों ऐसा मैंने कहा कि 2017 से फाइनेंस का बुरा समय है? क्योंकि ग्लोबल मेल्टडाउन कब हुआ? 2017 से। 2017 से आपने देखा कि ग्लोबल जीडीपी कम होने लगी, राइट। मतलब धंधों में प्रॉब्लम आने लगी दुनिया भर में, उसकी इफेक्ट इंडिया में आई, और इंडिया का भी जीडीपी आधा हो गया। 10% के बदले हम लोग कितने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं? खाली 5। 5-6। अब नितिन भाई, अगर धंधे हमारे कम बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद रखी है बहुत ज्यादा ग्रोथ की, हम लोन लेके बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, राइट? और हमारे धंधे नहीं बढ़ रहे उतने, गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी है? डिमांड नहीं है बात। राइट। प्रॉफिट घट गए, आप हफ्ते प्रॉपर नहीं पे कर पा रहे हो, किसको प्रॉब्लम आएंगे? जहां से लोन ली उनको भी प्रॉब्लम आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे। पिछले 5 सालों में आपने गवर्नमेंट बैंक्स में देखा, आपने प्राइवेट कंपनियों में भी देखा कि प्रॉब्लम में आ गई कंपनियां, प्राइवेट बैंक्स। राइट। नाम याद है एक दो जिसको प्रॉब्लम है? हाँ, DHFL। वो तो बैंक नहीं है, वो तो एनबीएफसी कंपनी है ना। वो बम्बई में कौन सी पंजाब। यस बैंक एक्सिस। यस बैंक, इतना बड़ा नाम है ना। यस बैंक तो बड़ी है, यस, और भी छोटी छोटी दो और तीन भी है। छोटी छोटी आपने, लक्ष्मी करके कोई है। लक्ष्मी विलास बैंक, आपने आईडीबीआई में प्रॉब्लम आते हुए देखे, आपने अभी कई बैंक्स में ये चीजें देखी। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी गलती है, पर अच्छे समय में सब चलते हैं, जैसे बुरा समय आता है जो लो परफॉर्मिंग होते हैं, जो ये कहते हैं सब चलेगा चलेगा, क्वालिटी नहीं होती है, उनको प्रॉब्लम पहले आते हैं, राइट? राइट। एनबीएफसी कंपनी में भी यही हुआ है, एचडीएफसी को प्रॉब्लम नहीं आए, बजाज फाइनेंस को प्रॉब्लम नहीं आए, पर छोटी कंपनियां को दो प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं। एक तो कस्टमर प्रॉपर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट करती है, तो उनका कैश फ्लो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है पता है नितिन भाई, जब एक दो कंपनियां उठ जाती है तब उनका रेटिंग डाउन हो जाता है, तो उनको सस्ती लोन भी नहीं मिलती है, राइट? जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, तो आपको लोन कैसे दे पाती है? क्योंकि वो सस्ती लोन लेती है, बराबर की नहीं? राइट। बजाज फाइनेंस कैसे आपको रिटेल फाइनेंस करती है? वो खुद भी तो लोन लाती है। पर अगर बजाज फाइनेंस का रेटिंग डाउन हो जाएगा तो उनको फंडिंग सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा, तो सोचो मार्जिन घटते हैं, राइट? पर राइट। हमने देखा ये प्रॉब्लम बहुत कंपनियों को आया, उनको फंडिंग नहीं मिल रहा था, पर एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस ये दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट के रिजल्ट में हर बार ये आता था कि हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहे फंडिंग में। इसका मतलब क्या? बुरे समय में ये लोग निकल गए, राइट? अब मैंने नितिन भाई ये एफआईआई की तरह नहीं सोचा होता, मैंने ये सोचा होता नहीं नहीं ये तो 400 का 40 का 400 आ गया, ये कितना बढ़ेगा, चलो वो छोटी कंपनी में जाए, और उसको प्रॉब्लम आ गए हो, फिर गलती किसकी नितिन भाई? हमारी खुद की। क्योंकि हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम भाव देखते हैं, इसीलिए, राइट? तो अब आगे वाले 10-15 साल में पैसा बनाना है, तो अगेन हम क्या करें नितिन भाई? भाव देखे कि क्वालिटी कंपनी देखे? नहीं, क्वालिटी देखनी चाहिए। कितना मस्त एग्जांपल है, आपकी 1000 करोड़ की कंपनी आज कितने करोड़ की हो गई नितिन भाई? कितना धंधा कर रही है? 26,000। 26,000 करोड़, 1000 से 26,000 करोड़ प्रॉफिट। जब ये 2010 का आपने डेटा लिया तब 90 करोड़ करती थी नितिन भाई, ये उस समय कितना डिविडेंड देती थी देखा आपने? नहीं, डिविडेंड तो बजाज फाइनेंस 25% डिविडेंड देती है, मैं ये मान के चलता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट? तो 90 करोड़ में से डिविडेंड में कितना बटा होगा वो साल 2010 में? 25%।
25 मतलब 90 का 25% अंदाजे से 22-23 करोड़ हुआ कि नहीं? हाँ राइट। अब ये 22-23 करोड़ में जो डेटा आपने लिखा है, FII का हिस्सा कितना था उसमें? 20%। तो 22 करोड़ में से ये FII कितना ले गए अपने घर? 4.5 करोड़। प्रॉपर डिविडेंड 4.5 करोड़ तो डिविडेंड ले गए, पर उनका ध्यान वो 4.5 करोड़ के डिविडेंड में नहीं है, उनको 4.5 करोड़ को 100 करोड़ पहुंचाना है। वो चाहते हैं मैं बैठा रहूं, मैंने एक बार पैसा डाला, मुझे पैसे मिलते जाए जिंदगी भर। तो उन्होंने मौके देखे, जब जब बाजार गिरा, भाव सस्ते होते, वो लोग उसमें माल एक्यूमुलेट करते हैं। जब दूसरे लोग क्या देख रहे होते हैं? दूसरी चीजें। आज ये कंपनी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, राइट। अगेन गिनो नितिन भाई, 25% का डिविडेंड बटा, कितना डिविडेंड बटा बता सकते हो? 125 हाँ? 125 1025 1250 1200 करोड़ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया। कितने होशियार लोग हैं। 25% उसका कितना हुआ? 300 करोड़ हुआ। अंदाजा सोचो, इन्होंने 300 करोड़ आज अपने घर ले जा रहे खाली डिविडेंड का, और भाव कितना गुना हो गया? ह्यूज। और 10 गुना हो गया उनका, बराबर की नहीं? भाव वो देखते ही नहीं है नितिन भाई, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। वैल्यूएशन बढ़ रहा है, चलो इट इज अवर एसेट, खुश है हम लोग, वैल्यूएशन बढ़ते जाएंगे, दैट्स फाइन। पर भाव के साथ अब उनकी बैंक में क्रेडिट 4 करोड़ से आज 300 करोड़ होने लगे। इन्होंने दो होशियारी की, एक इन्होंने स्टेक बढ़ाया, वो भी तो होशियारी है, राइट। और पकड़े रखा एकदम पीडी लाइट की तरह, फेविकॉल की तरह, तो कमाए। और हम लोग क्या करते हैं? अरे यार पीयूष भाई, अभी तो ये निफ्टी मंथली लो तोड़ने जा रहा है, मैं बेच दूं क्या मेरा माल? मैंने देखा है बहुत बार लोग क्या करते हैं, पूरा शेयर नीचे सब बेच देते हैं, रोज नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब ये सिंपल स्ट्रेटेजी अच्छी नितिन भाई, कि रोज कुछ ना कुछ करे जाओ, वो अच्छा? नहीं, सिंपल ही रिसर्च करके बैठ जाओ, सो जाओ, और क्या। कितना सिंपल उदाहरण है। अब नितिन भाई आपको क्या लगता है, ये केस में अभी भी रिटेल 9% है बजाज फिनांस में। अब मंदी आई ना, रिटेलर और निकल जाएंगे, और जब आप 2030 में चेक करोगे ना, तब ये FII कितने आगे होंगे? और 4-5% और बढ़ा देंगे, 30% हो गए होंगे। फिर हम कहते हैं FII चोर है, FII कमा के चली जाती है और हम लोग नहीं कमाते। अरे पर अपन करते हैं ऐसा, कैसे कमाएंगे? बराबर, शांति रखने की, एकदम सिंपल है नितिन भाई, क्लियर, एकदम क्लियर। एक क्वेश्चन था सर, या पूछिए। अभी हमने फ्यूचर ग्रोथ निकाल के, फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर EPS निकाला, फ्यूचर टारगेट रेट निकाला, राइट, ऐसा हो सकता है, राइट? बराबर है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपना जो परसेंटेज पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग समझो 4%, 5%, जो भी डिसाइड करके अगर लमसम लेना है, और दिमाग में ये रखे कि यहाँ से और 25% डाउन जा सकता है, मगर 25 नहीं नितिन भाई, 25 नहीं सोचने का, कितना सोचने का? 50%। 50%, वो इतनी बार बोलने का ना, 50% डाउन, ताकि माइंड में हो जाए, और कभी भी 50% डाउन हो तो चिंता न आए। और वो 50% अगर फिगर डाइजेस्ट करने की ताकत है, तो फिर अभी ले सकते हैं, सवाल ही नहीं। देखो, प्रश्न नंबर 1 मेरा, रिटेल फाइनेंस आपको कैसा लगता है आने वाले टाइम में? बजाज फाइनेंस भूल जाओ, रिटेल फाइनेंस में मंदी आएगी कि अच्छा रहना चाहिए? नहीं, वो तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहना चाहिए। इंडियन ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा रिटेल फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो रिटेल फाइनेंस अच्छा रहेगा। तो चलो अपन पैसा लगाते नितिन भाई। अब रिटेल फाइनेंस में अच्छा कौन कर रहा है? अपना यही बजाज फाइनेंस, राइट। ये सबसे अच्छा धंधा कर रहा है, मतलब ये जो फिगर है 26,000 करोड़, ये अच्छी है कंपटीटरों से? हाँ, उससे अच्छी है, बहुत अच्छी है, राइट। ये कंपनी के मार्जिन में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत बार लॉस करता है, ऐसा कुछ है?
नहीं, ये ग्रुप ऐसा कोई है कि जो जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है? हाँ, तो हर जगह पे कोई रीजन नहीं है घबराने के। मैं हो सकता है ये कंपनी में 4% 5% निवेश कर सकता हूँ Right. कि नहीं नितिन भाई? हाँ, अब अगर आपको एक दो जगह डर लगे ना, तो हम हाँ। अपना स्टेक घटा देंगे, फिर 5% नहीं डालेंगे। कितना डालेंगे? 3% करेंगे। 3%, 2%, जितना डर उतना वेटेज कम, जितना Right. कॉन्फिडेंस उतना वेटेज हाई, राइट? राइट, अब आपने सोच लिया, डायरी में लिख लिया नितिन भाई ने कि मेरे को बजाज फाइनेंस में ये एफआईआई क्या अपना 30% बढ़ाएगा, मेरे को भी मेरा स्टेक बढ़ाना है। मेरे पोर्टफोलियो का 5% तो मैं मेरा बजाज फाइनेंस में लेने वाला हूँ, राइट? अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बराबर? अब मैंने आज 0.5% ले लिया। कितना लिया? 0.5%। मेरे को पता है ये 0.5% अगर मैं आज लेता हूँ, देखो तो मेरे को अभी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है नितिन भाई ये साल का? 1800 करना पड़ेगा। 18 अभी तो हम 2022 में आ गए नितिन भाई। 22 का है, 2100। हाँ, तो 2100। और भाव क्या चल रहा है? भाव चल रहा है 4500। यानी मेरे को पिछले साल ये भाव पे लेने का मौका मिला था, राइट। अब जरूरी नहीं है बार बार मेरे को मौका मिले, हाँ। अब मैं अगर इसको 2200 की राह देखूंगा, हो सकता है मेरे हाथ न लगे, बराबर की नहीं? अगर इकोनॉमी अच्छी चले नितिन भाई, ये आपके हाथ में नहीं है। इकोनॉमी अगर अच्छी रहती है तो फिर बढ़िया हो जाएगा सब, राइट? मैं अगर 5% पूरा माल ले लूंगा और कल 2100 आ गया तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, राइट। तो मेरे को स्मार्ट चीज में क्या कर सकता हूँ? अभी थोड़ा लेना पड़ेगा। 0.5% ले लो और फिर प्रिपेयर रहो, राइट? एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब हम ऊपर के भाव में ले रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहता है वहां पे, राइट। तो हमारा शेयर कितना गिर सकता है? आधा, आधा। राइट? तो जैसे जिससे नीचे आता जाए धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते जाओ। कोई भी स्टेज ऐसा नहीं होना चाहिए जब नितिन भाई ये बोले मेरे को कि पीयूष भाई जबरदस्त गिरा है, मैंने तो पूरा पैसा डाल दिया। जिस दिन आपको लगेगा ना कि बाजार जबरदस्त टूटा है, आपने पूरा पैसा डाल दिया, उसके बाद वो और टूटेगा, राइट? तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें कैश रिच रहना पड़ेगा नितिन भाई। क्या रहना पड़ेगा? कैश रिच। कितना है थोड़ा डालो और थोड़ा रहने दो, जब भी लगे और गिरा और थोड़ा डालो, पर कभी भी कैश खाली होना चाहिए नितिन भाई नहीं, हमेशा ऑलवेज बी कैश रिच, राइट? कर सकते ये चीज, बराबर है? अब अगर चल जाता है, आपने थोड़ा लिया 2% और चल गया तो खुश रहो, पप्पा लोगों ने कहा मास्क पहन दूर रहे, बराबर? अगर चल जाता है तो भी खुश, टूटता है तो भी खुश, राइट नितिन भाई? राइट। तो मेरे को 2-3 लोगों ने भी हाथ किए हुए थे, मैं जरा उनको एक मौका देता हूँ नितिन भैया ना, शायद उनको इसके रिलेटेड क्वेरी हो। तो पहला हैंड रेज किया हुआ है अरुण कुमार जी ने। कहिए अरुण भाई, क्या क्वेरी थी आपको? सर नमस्कार, लेकिन मेरा ग्रुप नहीं है, मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, कहिए ना, ये आपका ही ग्रुप है। एयू और बंधन में हम कंपेयर कर रहे हैं, जबकि एयू ने तो ब्रेकआउट दे दिया है बंधन से पहले। बराबर है। बंधन अभी अपनी कोरोना कैंडल में फंसा हुआ है। बराबर है। तो मैंने तो पहले बंधन में शेयर लिए थे, बंधन में नेक्स्ट डे काट के मैंने एयू में स्टेक लिया। क्या मैंने सही किया? देखो, अभी दोनों का परफॉर्मेंस ओवरऑल आने वाले समय में एक ही रहने वाला है अरुण भाई, तो इधर से उधर मत हो जाओ। लेकिन आपने अभी इधर से उधर कर दिया, राइट? तो कोई चिंता नहीं है। बंधन और एयू, देखो एयू भी अच्छी कंपनी है। हमने अभी जब सर्वोदय का, सूर्योदय का अभी आईपीओ आया तभी हमने बताया कि बंधन भी अच्छी है, एयू भी अच्छी है, राइट? तो एयू स्मॉल फाइनेंस इज अ गुड कंपनी। आपने एयू में पैसा लगाया, दैट्स गुड। अब चिंता मत करो, राइट? अब एयू को ही पकड़े रहो और धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते जाओ जैसे जैसे कंफर्टेबल लगता जाता है, बराबर है? पर एयू और एचडीएफसी में एक जितना स्टेक रखेंगे हम, अरुण भाई? नहीं सर, एचडीएफसी तो ओवरऑल बहुत बड़ा परफॉर्मर है।
5%, 7% HDFC में स्टेक रख सकते हैं, पर ये में कितना रखेंगे? 1%, 1%, 2% इनफ है, 1%। यस बराबर है, यस सर। राइट। बंधन भी अच्छी है, कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुरा है, राइट, बट इट्स ऑल राइट। ओके अरुण जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके पंकज भाई कहिए। सर ये जैसा अभी आपने बताया सर कि अभी आपको मतलब आधा परसेंटेज रखना चाहिए, तो अभी सर मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत मतलब नीचे आएगा, तब मैं आधा परसेंटेज लूं, या फिर आज लेके फिर जब आए तब और आधा परसेंटेज ऐड करूं? देखो, हाफ परसेंटेज लेने में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है पंकज भाई, एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम ले सकते हैं। मैं क्यों लेता हूं पता है? ताकि मेरे को याद रहे कि ये मेरे को लेना है, बराबर की नहीं, और मेरा शेयर नीचे आया वो भी मुझे खुशी होगी कि अरे ये अपने को लेना है, ज्यादा इकट्ठा करना है, चलो अपने भाव से 15-20% टूट गया, चलो थोड़ा और खरीदते हैं आज, ओके, बराबर की नहीं, तो ले सकते हैं। सर उस वक्त अगर मान लीजिए उस वक्त क्वार्टर रिजल्ट या करंट ट्रेंड चेक करके लेना चाहिए, या फिर मार्केट वो टूटता है या मार्केट टूटता है इसकी वजह से? देखो, करंट ट्रेंड आपको करंट सिनेरियो बता रहा है, पर लॉन्ग टर्म कैसा है? लॉन्ग टर्म तो सही है सर, बढ़िया ही है एकदम। आप करंट ट्रेंड जब देखते हो, करंट ट्रेंड अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब ये कि थोड़ा समय, 5 महीना, 12 महीना, 2-3 साल हो सकता है करेक्शन रहे, राइट। अगर करंट ट्रेंड में प्रॉफिट अच्छे नहीं है, मान लो प्रॉफिट टूटते हैं, तो आप नहीं सोच सकते हो 2-3 साल बुरे रहेंगे। खाली प्रॉफिट डाउन है तो कितना समय का करेक्शन आ सकता है? मतलब 6 महीना 9 महीना। हाँ, कपास के आज ज्यादा भाव है, कल कम हो जाएंगे, रबर के आज ज्यादा भाव है, कल कम हो जाएंगे, राइट। तो वो तो साइकिल है। तो अगर प्रॉफिट डाउन है तो शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन है, 4-5 महीने में अच्छा हो सकता है, 12 महीने में अच्छा हो सकता है, राइट। और सर दूसरा ये था, मान लीजिए अगर पोर्टफोलियो में एकदम मतलब बेकार शेयर है, तो उसको क्या सर कितना भी लॉस को निकाल देना चाहिए या फिर रैली देख के निकालना चाहिए सर? बराबर है। मेरे घर पे अगर वीड्स उग गई है, बेकार के फूल आ गए, तो उसको क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। पूरा इमीडिएट डिसीजन ले लेने का, इमीडिएट डिसीजन ले लेने का पंकज भाई, की आपको पता ही है कि चलो मुझे नहीं आता था, तब मेरे से गलती से मैंने ये सब शेयर लिए हुए थे, अब जब मेरा हाईवे क्लियर है तो फिर मैं क्यों इतना वजन उठा के हाईवे पे चलूं? निकालो वो सब कचरा, वो भी चलेगा कचरा भी, राइट। लेकिन उसके सामने जब आप अच्छी कंपनियों को कंपेयर करोगे तो वो तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगे, और आप वो अगर खराब कंपनियां लेके रखोगे और 5 साल रैली के, वो चलेगा, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, पर वो ना आपको डिविडेंड देगा, वो थोड़ा बहुत चलेगा, उसके सामने अच्छी कंपनियां तो 10-10, 20-20 गुना हो जाएगी, राइट। तो भाव की चिंता मत करो, एक बार निकाले देने के, खराब कंपनी हो उससे तो अच्छा है कैश हो, क्योंकि कैश कितना टूटने वाला है पूरे बाजार में? 0। तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं कैश में, बराबर की नहीं। खराब कंपनी हो उससे तो अच्छा है मेरे पास कैश हो, ताकि जब कभी बाजार मौका दे तब मैं कैश से अच्छी कंपनी खरीद सकूं, बराबर है। सर एनटीपीसी को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? एनटीपीसी को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? नहीं नहीं, देखो कोई ग्रोथ नहीं है, क्यों रखे? हाँ सर, वो तो बराबर की मैंने भी नहीं। उसका स्टडी किया था सर। हाँ, ग्रोथ कितना था उसका? सर सेल्स ग्रोथ? सेल्स ग्रोथ 3 या 4% था। तो फिर मतलब ये 3-4% में अगर हम निवेश करें, इससे तो बढ़िया है फिर फिक्स डिपॉजिट ले लें। अगर 5 साल का 3% ग्रोथ है तो चलेगा, क्योंकि 5 साल तो पूरी दुनिया के ऐसे। और तुम अगर तेजी में भी परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर मैं क्या रखूंगा उसको, बराबर की नहीं। तो बेटर है ग्रोइंग इंडस्ट्री में आ जाओ, तो कम से कम सेल्स ग्रोथ तो मिलेगा 15-20%, बराबर पंकज भाई? बिल्कुल सर, सही बात। यस दिनेश कुमार जी कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिनेश भाई, कहिए। सर जैसे अभी आपने कहा कि अभी फ्यूचर तो मतलब ब्राइट है, हाँ, जैसे ग्रोथ इंडस्ट्री में, लेकिन करंट ट्रेंड जैसे सेल्स प्रॉफिट डाउन है, बराबर। तो जैसे नहीं, सर सेल्स डाउन की प्रॉफिट डाउन,
क्योंकि दोनों में स्टोरी चेंज हो जाती है, सब पता है ना दिनेश भाई। किसी किसी इंडस्ट्री में जैसे कि सर अब ये यूपीएल में सर सेल्स भी डाउन थी। नहीं नहीं, यूपीएल की सेल्स तो डाउन रह ही नहीं सकती कभी। यूपीएल नहीं सर, यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरेज। हाँ, यूबीएल की सेल्स डाउन है, इसका मतलब क्या है दिनेश भाई? लेकिन वो फ्यूचर में तो सर वो अच्छा ही करेगी ना सर, हाँ क्योंकि वो करेगी ना अच्छा, हैबिट पर से आपको रिलेटेड तैयार है। होना पड़ेगा दिनेश भाई कि अगर सेल्स डाउन है तो इतनी जल्दी भी उम्मीद नहीं रखने की। जी पहली जी प्रायोरिटी किसको देने की जब आप इकट्ठा कर रहे हो माल? जी सर। जिसकी सेल्स। लेकिन एक और सर, लेकिन यहाँ पे सर जैसे अब ये अच्छी जो भी है वो हमें ओवर वैल्यू पे मिल रही है। मैंने काफी कंपनियां जैसे देखी तो वो हमें 2025 की जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रही हैं ज्यादातर कंपनियां, उससे तो मतलब ज्यादा ही पे मिल रही है। तो नहीं नहीं नहीं, 2025 से ज्यादा भी नहीं मिल सकती है, तो 5 साल तो बहुत ये हो गया। आप ये बजाज को ही देख लीजिए सर, ये बजाज फाइनेंस 2025 हाँ की इंट्रिंसिक दिखा रहा है 3660, बराबर और है, करंट प्राइस है 5000 ये आसपास है, मतलब ऊपर नीचे। बराबर है। तो सर हम ऐसी कंपनी को छोड़ के जो हमें इंट्रिंसिक के पास मिल रही है, और हम इंडस्ट्री हमने चेक की थी हम्म कि अभी वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, तो हम वहां पे थोड़ा सा ठीक है, टाइम लग सकता है, 2-4 साल, 2 साल 1 साल हम ट्रैक करें हाँ उसको अगर क्लोजली, तो हमें वहां पे इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता सर, नहीं, ज्यादा मिल सकता है ऐसा तो नहीं अगर कह हम सकते हो अपनी आप। रिस्क क्यों, मैं एपेटाइट को बताता हूँ देखें। दिनेश भाई। यहाँ पे करंट ट्रेंड सेल्स ग्रोथ का कंटिन्यू रहता है। जी धंधा बिल्कुल टूट नहीं रहा है, मतलब धंधा तो अगर बढ़ता जाता है तो इमीडिएटली प्रॉफिट भी बढ़ने ही वाले हैं उनके, तो आपका भाव भाव में इफेक्ट आने ही नहीं वाला है, वो तो चलने ही वाला है। पर जब आप ऐसी कंपनी ले रहे हो जिसका धंधा अभी डाउन है, राइट, अब वो धंधा डाउन आपको ही नहीं पता है 6 महीना रहेगा, 12 महीना रहेगा, 2 साल रहेगा। नहीं, 6 महीना 2 साल ठीक है रहेगा सर, लेकिन लॉन्ग टर्म अब हम तो लेके बैठेंगे 20-25 साल के लिए ना सर। हमें ये तो है नहीं कि हमें पोजीशन लेके उसमें बैठना और साल भर बाद उसको बेच देना सर। तब तक जिसका ग्रोथ हो रहा है वो किधर पहुंच गया होगा? आपकी कंपनी का ग्रोथ हुआ ही नहीं, भाव नहीं कह लेकिन रहा, धंधा नहीं बढ़ रहा है। हाँ सर, वो ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से ही तो हमने ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली ना सर। ग्रोथ के जैसे हिसाब दो से निकाली है, लेकिन आप डी ग्रोइंग कंपनी ले रहे हो जो आपके सामने आपको पता है धंधा नहीं बढ़ रहा है। अब आपके जी पास इसका भी जवाब नहीं होगा कि वो कब बढ़ेगा। वो दो हाँ साल हाँ मान लो नहीं बढ़ा, तब तक जिनके धंधे आपकी आंखों के सामने बढ़ रहे हैं वो किधर पहुंच जाएगी कंपनियां सब? सर, जो हमारे पास सामने दिखा रहा है वो तो 9108 का भाव दिखा रहा है सर इंट्रिंसिक का, तो ये तो डबल भी नहीं हो, डबल ही हुआ मान लीजिए सर। अगर 10 साल में ये डबल होता है तो हम्म तो उससे अच्छा तो फिर बैंक एफडी है सर। ये आप भाव देख रहे हो इसलिए दिनेश भाई, जी ये सर, मैं खाली डबल नहीं हो रहा है, साथ में नहीं आपका अर्निंग इंट्रिंसिक डबल हो रहा है। ये अर्निंग भी आपको हर साल देता जाता है। जी भाव देख रहे हो अभी आपका, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब इसका भाव 5,000 थोड़ी ना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ इस इसका भाव 3,000 से 7,000 रहेगा। आपको कौन से शेयर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पे दिख रहे हैं अभी? अभी सर यूबीएल है, बजाज ऑटो भी है सर। दिनेश भाई, जितनी कंसिस्टेंसी इधर रहेगी ना ये जी लेवल पे, जी उतना इंट्रिंसिक से वो दुगना ही रहेगा। यूबीएल जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, राइट, जिसकी जी कंसिस्टेंसी बजाज जैसी नहीं है, इसीलिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी आएगा। बजाज ऑटो भी उसके आसपास है सर अपने, वो ठीक है, वो साइकिल उसकी डाउन थी, चल रही थी 7 साल से, लेकिन वो साइकिल ये तो है नहीं कि वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी देखो सर। दिनेश भाई, मैं आपको लॉजिकली थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं, पर डिसीजन आप लेना। भाव को भूल जाओ थोड़े टाइम, क्योंकि ये भाव तो आपने यूं ही लिखे हैं, बराबर है, ये भाव थोड़ी ना आपके टारगेट है। जी 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 अपने तो ज्यादातर लोगों के तो टारगेट 2 साल में आ जाते हैं, तो क्या हम बेच देते हैं? ये भाव भूल जाओ। आप ये याद रखो अभी खाली कि मैं जो कंपनी में निवेश कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या? मेरी अर्निंग, मेरी कंपनी कैसी रहे? इसकी सेल्स मतलब अच्छे हो, सेल्स और प्रॉफिट अच्छा हो, जिसका नहीं, मतलब ग्रो मैं ग्रो ये कर रहा हो। चाहता हूं मैं जो कंपनी में निवेश करूं उसका ये ईपीएस बढ़िया चलता जाए, ताकि ताकि भाव भी अच्छे रहे और मुझे हर साल के डिविडेंड भी मिलते जाए। मेरे को क्या चाहिए दिनेश भाई? ईपीएस ये बढ़ता रहना चाहिए, राइट। आने वाले 5 साल 10 साल मेरे को तो खाली इससे मतलब है। अगर ये ही नहीं बढ़ा तो भाव तो बढ़ने ही नहीं वाला है।
राइट। अब ये बढ़ेगा कि नहीं वो किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट पे, बराबर। ऐसा कुछ होता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट अभी डाउन है, तो मैं मेंटल प्रिपेयर हो जाता हूं दिनेश भाई, चलो एक साल, इस साल मेरे प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला, इट्स ऑल राइट, पर मैं माल जरूर खरीदूंगा, बराबर है, क्योंकि धंधा बढ़ता जा रहा है। तो ये धंधे को खींचने वाला कौन है? प्रॉफिट को खींचने वाला कौन है? सेल्स ही है सर। सेल्स। धंधा बढ़ रहा है, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है, प्रॉफिट भले डाउन हो, प्रॉफिट बढ़ी जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद से एक्यूमुलेट करता हूं कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाले, क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर मेरी कंपनी के सेल्स भी नहीं बढ़ रहे, तो मुझे नहीं पता है कि ये मंदी कितना समय रहेगी। 6 महीने में भी अच्छा हो सकता है, 12 महीने में भी, 2 साल में। ऑटो की कंपनियों की मंदी 5 साल रही, फार्मा में 2015 से 18 तक मंदी रही। तो इसका जवाब नहीं अपने पास मंदी कितनी रहेगी, तो मैं क्यों मेरा टाइम बिगाड़ू? जैसे ही सेल्स सुधरेंगे मैं तो लेने वाला हूं मेरी कंपनी। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे को कोई चिंता नहीं है, सेल्स डाउन है तो भी मैं ले लूंगा, तो लेने चाहिए, आपको और सस्ते भाव पे मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास ये जवाब नहीं होगा कि वो कब बढ़ेंगे, जी, राइट। तो आप अगर समझ के लेते हो, बराबर, जैसे वंडरला है, बराबर की नहीं, आपने ये जो शीट यहाँ पे बनाई है, मैं वापस आपकी ये ईयर ट्रेंड पे आ जाता हूँ। इनके धंधे कब बढ़ेंगे दिनेश भाई? वंडरला, पीवीआर, इन सब के लास्ट में ही आगे बढ़ेंगे वंडरला के, तो सबसे देखो अभी हमें उम्मीद थी, लेकिन वापस क्या आ गया? कोरोना का वापस लॉकडाउन आ रहा है। जी सर। अभी हमको नहीं पता है, सही बोलूं तो ना वंडरला के मालिक को पता है कि धंधे कब बढ़ने वाले हैं, राइट। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो जिसके धंधे अभी भी सपोर्टिव है उसको मैं एक्यूमुलेट करता जाऊं ताकि कंसिस्टेंसी मेरे को मिले अभी भी, राइट। अब वो थोड़े महंगे होंगे, इट्स ऑल राइट। दूसरा तरीका है मैं यहाँ एक्यूमुलेट करता जाऊं पर मैं प्रिपेयर रहूं, बराबर है। यहाँ पे सर जैसे मतलब मेरे को पता है यूबीएल जैसे वो हैबिट से रिलेटेड है सर, और हैबिट जल्दी से चेंज होती नहीं है लोगों की, तो वो उस कंपनी वो लॉन्ग टर्म में चलने वाली कंपनी और अपने सेक्टर की लीडर भी है, बराबर है। लेकिन हैबिट से ज्यादा डिपेंड है ये टूरिज्म पे, बराबर। तो जब तक टूरिज्म इंप्रूव नहीं होगा, ये वापस लोग घूमने गोवा जाएंगे और सब जगह घूमना चालू नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। वंडरला की नहीं कर रहा सर, मैं बात में यूबीएल की कर रहा था। पर यूबीएल भी डिपेंड टूरिज्म पे रहता है, नहीं तो 43% थोड़ी ना डाउन होता। लोगों ने क्यों ये इतना कम कंजप्शन किया है ये 9 महीने में? आधा मतलब इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखो मैं टाइटन पे हाईली बुलिश हूँ, राइट, पर मेरे को पता है अभी लोग जा ही नहीं रहे शोरूम में, बराबर। तो मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं रहेगी अभी टाइटन, मेरा टारगेट है मेरे को और इकट्ठा करने का है। ये जो भी कंपनी है ये मेरी ही कंपनी है और मेरे को सब कंपनी लेनी है, लेकिन मेरे पास ऐसा होता है मैं पहली प्रायोरिटी ऊपर से चालू करूंगा। सर एक क्वेश्चन है, फिर भी दिनेश भाई आपको चाहे वैसे आप कर सकते हो, प्रिपेयर रहो। लो ग्रोथ वाला लेंगे, सस्ता मिलेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा चलने का। अगर आप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है। जी सर। राइट दिनेश भाई, जी सर। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके जी जी सर जी। ओके, मेरे ख्याल से अविनाश दवे, आपने भी हैंड रेस किया हुआ था, है ना अविनाश भाई? देखने दो मेरे को। ओके लेट मी चेक दिस चेक। ओके ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो हमारी बात 2-3 कंपनियों पे हुई। बंधन से हम लोग किधर चले गए? बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस में बंधन का और बजाज फाइनेंस का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है सीखने के लिए। बंधन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है,
और बजाज फाइनेंस को टाइम हो गया तो आप हिस्ट्री से सीख सकते हो कि बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं। बड़े खिलाड़ियों ने बजाज फाइनेंस में क्या किया, धीमे धीमे जब जब मौके मिले उन्होंने क्या किया, अपने स्टेक को घटाया कि बढ़ाया, बढ़ाया, राइट। तो यही स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए, राइट। अब अगर धंधा डाउन है उस समय भी आप लेते हो तो बुरी बात ये बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, आपको सस्ता मिल रहा है, राइट। खाली मेंटल प्रिपरेशन चाहिए कि ओके जब तक बिजनेस नहीं बढ़ेंगे मैं प्रिपेयर हूं, बराबर है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे यूपीएल है, धंधा 15% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे तो ये करेक्शन में रहता है, पर यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि इसमें थोड़ा जल्दी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि धंधा अप है तो ये प्रॉफिट तो जल्दी ही अप आने वाले। आप लंबा करेक्शन कहाँ सोच सकते हो, ये आइडिया आई आपको। जिनके सेल्स डाउन उसमें करेक्शन लंबा रहता है, जिसमें प्रॉफिट डाउन उसमें करेक्शन कम रहता है। जिसके सेल्स प्रॉफिट दोनों सपोर्टिंग है उनके करेक्शन सबसे कम रहते हैं, राइट। वो सबसे पहले रैली मोड में जैसे बाजार आता है वो रैली में आ जाते हैं, डन। चलिए, तो बजाज फाइनेंस ने हमको कुछ ट्रेनिंग्स दी कि एफआईआईज रेगुलरली इंक्रीज देयर स्टेक। जहां पे एफएल पे किसने काम किया है, क्या एनीबॉडी? मैंने किया लेट मी सर, चेक। दिनेश मैंने किया सर। अच्छा दिनेश भाई, आपने एफएल का ये डेटा देखा दिनेश भाई? जी सर, इसमें क्वेरी भी थी सर मेरी। अच्छा एक मिनट, पहले मैं डेटा ओपन कर लेता हूं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न 100%, प्रमोटर का कितना है 62.6%, ओके। और ये सर म्यूचुअल फंड 5, मतलब प्रमोटर का 62 तो बाकी रहा ऑलमोस्ट 38%, बराबर ना। तो अब हमारी फाइट है ये 30%। देखो प्रमोटर तो अपना माल लेके बैठा है दिनेश भाई, बराबर है। अब हमें अगर लगता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि चलो माल लेना है तो हमारे पास जगह कौन सी है लेने की, इस 38% में से। सही बात है दिनेश भाई। ये 38% में बड़ा खिलाड़ी कौन है दिनेश भाई? एफपीआई है सर। एफपीआई सर, जी सर। तो ऐसा क्यों? बजाज फाइनेंस सबसे बड़ी रिटेल फाइनेंस, एफपीआई सबसे ज्यादा रिटेलर पूछी, एफएल सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी इंडिया की और क्वालिटी में भी अच्छी। एफआईआई कितने हैं 18, अभी जब लिस्ट हुई थी कंपनी 17%। और रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं दिनेश भाई 7। दोनों को मिला लो, रिटेल और म्यूचुअल फंड, कितना हुआ 12%। इन्वेस्टमेंट कंपनी मिला ली 18। ऐसा कैसे हो सकता है दिनेश भाई? ये जो एफआईआई है इनके पास 80 कंट्रीज है पैसा लगाने की, इंडिया अकेला नहीं है। कितने देश है? पूरी दुनिया है इनके पास, पर इनके ध्यान में दुनिया में इंडिया आई, इंडिया की एक छोटी सी कंपनी आई जो उनको अच्छी लग रही है, और वो कंट्री के म्यूचुअल फंड, रिटेलर, इन्वेस्टमेंट कंपनीज जितना पैसा लगाती उतना तो इन लोगों ने अकेले ने लगा दिया। ऐसा क्यों दिनेश भाई? इनको बिलीव है इस पे, कंपनी पे, फ्यूचर पे बिलीव है सर। फ्यूचर पे बिलीव। ये लोग क्या देखते हैं पता है? ये दिखा आपको, ये क्या है दिनेश भाई? जी सर, ग्रोथ है। ग्रोथ है, पर खाली ग्रोथ नहीं, साथ में ये क्या है? प्रॉफिट मार्जिन क्वालिटी बड़े हैं सर, है ना। मतलब क्वालिटी कहेंगे हम इसको, क्योंकि डेप्थ और सब तो आपने देख लिया है, राइट। तो जब ग्रोथ है और क्वालिटी है, ग्रोथ अकेला है तो डर लगता है, राइट। क्वालिटी अकेली है तो भी डर लगता है, पर ग्रोथ क्वालिटी दोनों हो तो क्या बनती है भविष्य में? वेल्थ, राइट। तो ये एफआईआई को पता है, 40 करोड़ पे अपन ने पैसा लगाया है,
ये 40 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, ये आने वाले समय में यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट देखने ही वाले हैं। इस बेस पे अब एफआईआई को जब जब मौके मिलेंगे, किस प्रकार के मौके दिनेश भाई? इकोनॉमिक मौके, मतलब प्रॉफिट मान लो टूट गए हैं कोई कारणों से, कुछ प्रॉब्लम आ गया इकोनॉमी में, सेल्स म्यूटेड हो क्या है, इंडिया का ग्रोथ म्यूटेड, ये सब इनके लिए मौके हैं, बराबर है। पर मान लो ऐसा कारण आया दिनेश भाई कि प्रमोटर पकड़ा गया, कुछ गलत काम उन्होंने कर दिए, राइट, प्रमोटर पकड़े गए और जबरदस्त बड़ी चोरी सामने आई, तो उसे मौका कहेंगे और शेयर आधा हो गया? नहीं सर, मैंने देखा है दिनेश भाई पिछले इतने सालों में कि जो भी कंपनी में प्रमोटरों की चोरियां पकड़ी जाती है, बड़ी चोरियां, वो कंपनियां मैं आज 10 साल बाद भी देख रहा हूं, अभी तक चोरी के समय के ही भाव पे चल रही होती है। आप चाहे उदाहरण ले लो वक्रांगी के, आप चाहे उदाहरण ले लो वेल्सपन इंडिया का, आप चाहे उदाहरण ले लो पीसी ज्वेलर का, राइट। तो ये मत बोलना कि जब भी, अरे ये तो पीयूष भाई भाव टूटा तो लेने का ही तो आपने बोला है। भाव इकोनॉमिकल कारण से जब टूटे डेफिनेटली हम एक्यूमुलेट करेंगे, पर गड़बड़ी से नहीं, राइट। तो इधर आपको क्या लगता है दिनेश भाई, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो 2030 में यहाँ पे एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाएगी कि घटाएगी दिनेश भाई? करंट सिचुएशन मतलब मैंने कुछ क्वेरी है सर उसमें, अगर उसको देखूं तो वो नहीं बढ़ाएंगे सर। ओके राइट, तो चलो बोलो क्वेरी क्या है? ये सर इन्होंने ये नीचे लिखा है मैंने 23, 77, 55, ये इतने शेयर मैंने देखे थे, ये प्लेज किए हैं इन्होंने। बराबर है, किसने किए है प्लेज? मतलब प्रमोटर के सर। बराबर है, 23 लाख शेयर, राइट। डिपॉजिटरी के पास में है सर ये। बराबर, चलो अपन इसका ऑपरेशन करते हैं। ये मैंने खोला एफएल, ये मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे गया और यहाँ पे सर यहाँ से नहीं पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे तो ये एक तो ये था सर, ये नंबर ऑफ लॉक्ड इन शेयर है, ये क्या है सर? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देखो पहला तो यहाँ से भी पता चलेगा, अगर प्लेज ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जहां पे बताएंगे कि भी इनके शेयर इतने प्लेज में पड़े हुए हैं, राइट। तो ये मत सोचो यहाँ पता नहीं चलेगा प्रमोटर के पास कितने शेयर है, पढ़ सकते हो? ये सर 1.6 करोड़ शेयर। जी सर, बराबर ना, 1,59,61,000 शेयर, 1036। बराबर, मतलब अंदाजे से मानेंगे 1.6 करोड़ शेयर प्रमोटर के हैं, राइट। उसमें 1.6 करोड़ में ये कितने शेयर आपने बताए? 2,37,000, मतलब कितना परसेंटेज हुआ? मतलब ये तो सर थोड़ा सा ही हुआ सर। 1.5 है करीब। 1.5 मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है दिनेश भाई जी, बराबर की नहीं। पहला तो ये डेट फ्री कंपनी है, इनको बहुत चिंता होनी नहीं चाहिए प्लेज की, पर फिर भी अगर 1.5 रखा है तो 1.5 बुरी बात नहीं है। पर आप अगर कंपनियां देखोगे तो कंपनियों का 1.5% प्लेज नहीं होता है। कितना प्लेज होता है पता है? कितना है प्लेज? परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है 83%, बहुत ज्यादा है। अब कोई भी देखो, आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज की थी क्वालिटी कंपनियों की, आपको क्या करना चाहिए पता है? सब लोगों को टॉप क्वालिटी कंपनी का भी शेयर होल्डिंग करो और घटिया कंपनियों का भी करो। जो नीचे की कंपनी आपने छोड़ दी ना वो टाइम पे, सबका ऑपरेशन एक बार करने का, ताकि हमें आइडिया है। देखो मैंने एक ही कंपनी निकाली, अब 84% शेयर इनके गिरवे रखे हुए, तो यहां मेरे को डरना चाहिए।
डरना चाहिए दिनेश भाई? यस दिनेश भाई, 84% में डर लगना जायज बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चिंता मत करना, इधर भी डेटा देंगे, वो एकदम क्लियर लिखा होगा। अब ये 84 से ज्यादा था पहले, 95 था, पर ये क्या कर रहे हैं पता है? जिनके पास गिरवी है ना, वो धीमे धीमे करके माल बेच रहे हैं, तो ये इसलिए कम आ रहा है। पर घटिया कंपनियों में ये बहुत ज्यादा होगा। अच्छी कंपनियों में हो सकता है 1%, 5%, इतना भी हो। 10% से नीचे की सारी फिगर कम है, कोई चिंता नहीं करने की दिनेश भाई, राइट? तो मैं वापस अभी आपके एफएल पे आ जाता हूँ। सर ये एफएल में लेकिन सर 31% लॉक शेयर है, 50 लाख शेयर लॉक है। तो लॉक कोई बड़ी चीज नहीं है। लॉक की चिंता, लॉक का मतलब क्या हुआ? पूछना चाहता सर, लोग क्या हुआ सर? हाँ सर, लॉक का मतलब नहीं समझे। लॉक का मतलब है कि नहीं बेच सकते माल। लेकिन अच्छा, मतलब वो प्रमोटर इतने परसेंटेज माल नहीं दे सकते। हाँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मान लो कि आप और मैं आज अपने दोनों ने कंपनी खोला है, राइट? अब मैं तो कंपनी का पुराना फाउंडर हूँ, बराबर? मैं तो जिंदगी में मेरी कंपनी बेच के नहीं जाने वाला हूँ, मेरे को तो लव है मेरी कंपनी से। लेकिन आप आए मेरी कंपनी में, मेरे पास पैसा नहीं था, आपने पैसा लगाया, राइट? मैंने आपको शेयर होल्डिंग भी मैं देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ देख दोस्त, भाग नहीं जाने का मेरी कंपनी में से, राइट? तुम तो यहाँ से निकल गए तो मेरी कंपनी का क्या होगा? तो मैं तुमको पार्टनर बनाता हूँ, लेकिन 4 साल का लॉक इन, शेयर बेच के नहीं आओगे इधर से। तो इसमें, इससे हमें डरना नहीं चाहिए क्या? लॉक्ड इन शेयर से मुझे डरना क्यों चाहिए, वो बता सकते हो आप? नहीं नहीं सर, हम इसका मीनिंग ही नहीं समझे। हाँ, मतलब कोई चिंता मत करो, ये तो होगा हर एक जगह पे, राइट? चिंता किधर होनी चाहिए पता है? उधर प्लेज या प्लेज। आपने जो क्वेरी रखी नहीं, बिल्कुल जायज क्वेरी है, राइट? इतने शेयर की, पर अब जब हमने परसेंटेज देखा तो वो कुछ भी नहीं है, तो हमारा वो डर निकल जाता है, बराबर है? अब यहाँ पे हमने ये देखा कि चलो 1% ही खाली प्लेज है, राइट? कंपनी डेट फ्री है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है दिनेश भाई। मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ करेगा, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, कोई और कंपनी है ही नहीं लिस्टेड, तो अब मैं पैसा किधर डालूंगा? एक लौती एक एप्पल कंपनी है जो लिस्टेड है। अब ऐसा तो आपकी एक गेम की कंपनी अभी आई, उसका भी ऐसा है ना, एक लौती कंपनी लिस्टेड, क्या नाम है वो कंपनी का? नजारा। लेकिन नजारा में और एप्पल में एक फर्क है, एप्पल प्रॉफिट करती है, एप्पल डेट फ्री है, नजारा क्या है? डेट रिटर्न। तो हम नजारा में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते जितना एप्पल पे हमने रखा था आईपीओ के टाइम पे। मैंने जुबिलेंट फूड पे यही कॉन्फिडेंस रखा था जब जुबिलेंट का आईपीओ आया, और आज मैंने देखा कि मेरे समय पे जितने एफआईआई थे आज उस समय से डबल हो गए। पर ये सब चेक किधर से करने का? इधर से, ये दिख रहा है आपको आर्काइव्स, है ना? जाने का कंपनी में। अब आपको एप्पल में आर्काइव नहीं मिलेगा क्योंकि एप्पल तो आया ही अभी है, पर पुरानी कंपनियों में जाके चेक करो 10 साल पहले का स्टेटस क्या है, तो आपके अमेजिंग डेटा आपके सामने होंगे। एशियन पेंट हो, अल्ट्राटेक हो, हर कोई बढ़िया कंपनियों में एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है और रिटेलर माल बेच के भागे हैं, बराबर दिनेश भाई? एक और क्वेरी है सर, इसमें अगर इनसाइडर ट्रेडिंग है वो क्या होती है सर? तो इनसाइडर ट्रेडिंग बुरी चीज नहीं है, पर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब भी मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं कंपनी में, राइट, जब वो लोग कुछ भी करते हैं तो उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एक्सचेंज को, राइट? उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने माल लिया या बेचा, बराबर है? तो दो प्रकार की चीजें यहाँ पे आपने ये जो देखा यहाँ पे, एक आपने इनसाइडर ट्रेडिंग 2015 और 1992, बराबर? तो 1992 तो अभी पिक्चर भी देख लिया आपने, कौन सी वाली? हर्षद मेहता की, स्कैम वाली सब। तो पता चला है 1992 में नियम क्यों बनाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का? क्योंकि बहुत चलता था ये। एक्शन ने बोला नहीं नहीं, पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो ये 1992 के नियम के हिसाब से तुम कुछ भी करो, तुमको एक्शन को बोलने का, नहीं बोलोगे पेनल्टी लगेगी,
तुम बोलोगे भूल गया, कोई बात नहीं, पेनल्टी लगेगी। और SAST जो है उसका मतलब क्या है? ये SAST का क्या मतलब हुआ? सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड या शेयर, मतलब सब्सटेंशियल मतलब बड़ी बड़ी, मात्रा में जब आप एक्विजिशन करते हो या बेचते हो तभी भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आपने एफएल जो कंपनी है, जब IPO आया तुरंत आपने क्या देखा इधर? ये मलाबार इंडिया फंड कौन है पता है आपको? ये इसका मतलब सबसे ज्यादा इसी के पास है सर। हाँ, देखो ये जो फंड है ना, ये प्री IPO इनके पास स्टेक है। ये 3-4 साल पहले से पैसा लगा के बैठे होते हैं। ये सोचते हैं कि IPO लाएंगे और तब चलो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पर इनकी नजर एफएल पे ऐसा नहीं होता है कि मैं IPO लगा के भाग जाऊंगा। बहुत लोगों को क्या लगता है पता है दिनेश भाई, कि ये VC क्या करते हैं, कंपनी में निवेश करते हैं, IPO से पहले IPO लाके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, वो भागते नहीं है, और हाँ वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। पर ये वही VC है जो 20-20 साल तक वो कंपनी में रहते हैं और वो कंपनी बड़ी होती है और जिंदगी भर पैसा देती है। ये मलाबार फंड अपना फंड कभी भी खाली नहीं करेगा इधर से पूरा, राइट? मौके मिलेंगे, मौके। देखो रिलायंस कैपिटल ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने एक बड़ा स्टेक 4% खरीदा, अभी रिलायंस 5% है, राइट? निपो 2.94, एफएल तो ये खुद का ही है उनका, मलाबार के पास 5% है। अब जैसे जैसे मौके मिलेंगे हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में 2030 में जब मैं देखूंगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो आज हम देख रहे हैं FII कितना है इधर, जस्ट लेट मी चेक, 17%। ये स्टेक बढ़ते जाएंगे और रिटेलर के स्टेक क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। आज कितना है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल? 2 लाख से कम वाले रिटेलर 7%, बराबर की नहीं? कितने लोगों के पास 2 लाख से ज्यादा शेयर है रिटेलर? एक ही जन के पास। एक ही है। अभी मेरे को पता नहीं है अपना जनवरी बैच में ही कोई है क्या, देखना पड़ेगा, ये तो चेक करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मेरे पास होगा सर। यही गोल रखने का 100%। मेरे पास होगा थोड़े दिन में। सब वाली नहीं, ऐसा ही गोल रखो, हमारा नंबर इधर ही लगना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी कंपनी में थोड़ी देखने वाले हैं। हम लिमिटेड कंपनियों में मान लेंगे, वहीं पे अपना इकट्ठा करते जाएंगे, तो धीमे धीमे आपका हर एक कंपनी में 2 लाख से ज्यादा तो फंडिंग होने ही वाला है, राइट? तो इधर नंबर लगने ही वाले सब कंपनी के धीमे धीमे, राइट? नोमुरा का नाम तो सुना ना आपने, राइट? जापान का सबसे बड़ा फंड हाउस, राइट? तो ये सब FII यूं ही नहीं आते यहाँ पे मस्ती करने को। सबको पता है अपॉर्चुनिटीज देखते हैं इंडियन मार्केट में और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिनेश भाई? सर अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ही बहुत कम है, वहां पे भी FII का तो बहुत ज्यादा स्टेक है सर। प्रमोटर का होल्डिंग बहुत कम है? जी सर, अभी अपोलो हॉस्पिटल है सर, वो एक बार चेक करेंगे सर? हाँ कर लेते हैं, 1 मिनट। नहीं बिना प्रमोटर के है, डाल रखा है सर मैंने डाटा उसका। अच्छा डाल रखा है? जी सर। चलो डायरेक्ट आपके डेटा में ही आ जाते हैं। ओके, यहां से जाना पड़ेगा, है ना? अपोलो हॉस्पिटल, ओके जी सर, नीचे होगा सर, राइट। 1 मिनट। ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं ना यहाँ पे दिनेश भाई जी, मेरे को कोई और हॉस्पिटल नहीं मिली है जो प्रॉफिट कंसिस्टेंट करती है ना? इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट, मार्जिन बहुत कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, डेप्ट भी है कंपनी पे, है ना? वो तो आपने देखा ही होगा सब, डेप्ट। ओके, कहिए यहाँ पे सर ये 30% प्रोमोटर होल्डिंग है, लेकिन उसमें से 30.14% प्लेज है सर। कितना परसेंटेज? ये साइड में लिखा है सर, जो ये 30.14 मतलब 30 में से पूरा 30% प्लेज किया हुआ है, और टोटल का 9.29% है सर, 100% शेयर होल्डिंग का जो भी हम लोग टोटल जो शेयर है उसका। ओके। और SBI देखेंगे तो सर 51 है। पहले तो प्रिपेयर रहो दिनेश भाई,
अपोलो में प्लेज मिलेगा ही, क्यों? जी सर। हाँ, अपोलो प्लेज हो गया ही अपोलो का, तो अभी पर क्यों प्लेज होगा वो आपको पहले से पता रहे, क्यों? डेप्थ है। डेप्थ बर्डन तो काफी है इसके ऊपर, है कि नहीं? आपने वो क्वालिटी हाँ। एनालिसिस में देखा था, हाँ सर, डेप्थ है ना? तो ये तो तय है। पहली चीज, हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं करती है, एक लौती प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी तकलीफ क्या है? डेप्थ, कम मार्जिन। तो अपोलो हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करने लायक तो है ही नहीं, बराबर है? लेकिन अगर अपोलो प्रॉफिट करती है पर हाई डेप्ट है, तो अब मैं इसमें निवेश कितना करूंगा? वेटेज 8% डालू इसमें? 1% सर। 1%, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डेप्ट इतना ज्यादा है, हो सकता है कंसिस्टेंसी ना मिले। वैसे ये प्रॉफिट देख के बहुत खुशी होती है, राइट? मेरे को बरसों से 2010 से इसमें डर है, आज से नहीं, कि इतनी ज्यादा डेप्ट है, हो सकता है कल कभी अपोलो हॉस्पिटल लॉस करने लगे, लेकिन देखो इसने मेरे को गलत कर दिया है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट की है, बट स्टिल डेप्ट इज डेप्ट। डर थोड़ा रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं अपोलो हॉस्पिटल खोलता हूं, शेयर होल्डिंग में गया, 30.82% कंपनी का प्रमोटर के पास माल है, और नंबर ऑफ शेयर प्लेज्ड कितने हैं? 3.14 लिखा है ना सर ये? या देखो, प्रमोटर के पास कितना माल है? 4 करोड़ 28 लाख। 4 करोड़ 28 लाख। उसमें से इन्होंने कितने शेयर प्लेज में रखे हुए? 1 करोड़ 29 लाख, मतलब वो 30 मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 30 का हाँ, 30%। या 30 का 30%, पर फिर भी दिनेश भाई ज्यादा है कि नहीं? जी। देखो अभी सब अच्छा है, अभी सब अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया, ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, पर कल कभी मान लो प्रॉब्लम आए तो क्या हो सकता है? जहां पे इन्होंने गिरवे रखे हुए शेयर, मान लो मंदी बहुत चलती है, गिरवे रखे हुए शेयर को बेचने की बारी आ सकती है। मैंने पास्ट में देखा है, बहुत ज्यादा शेयर जहां पे गिरवे होते हैं तो प्रॉब्लम रहता है। मैं ये कंपनी पे हाईली कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता हूँ। एक चीज में ये कंपनी जीतती है बाजी, कि जहां कोई प्रॉफिटेबल नहीं वहां मेरे को प्रॉफिट करना आता है। दूसरा, ये लोग हाई क्वालिटी हॉस्पिटल है। हाई क्वालिटी का मतलब क्या मैं कहूंगा? ये 5 स्टार होटल है, 5 स्टार हॉस्पिटल है दिनेश भाई, है ना? हाई क्वालिटी में ये अभी मेंटेन करते हैं। फार्मा में इन्होंने गजब का काम किया, 50% धंधा ये लोग फार्मेसी से कर रहे हैं, जो फार्मेसी की दुकान है, मतलब धंधे में इनके जो मालिक, इनकी माहिरियत है, दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। पर डर किधर है? डेप पे, राइट? तो 1% रखो, तो 1% में क्या हो जाएगा हमारा? कोई नुकसान नहीं है हमें 1% में। सर एफपीआई की होल्डिंग 51% क्यों है सर इसमें? मेरा तो ये सवाल है सर। सवाल, मेरा जवाब तो मैंने आपको दे दिया। अगर एफपीआई को लगता है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर फैसिलिटी इंडिया में ग्रोथ करेगी और अपोलो के अलावा कोई और हॉस्पिटल प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो ये जाए तो जाए किधर? जी। राइट? सबसे बड़ी हॉस्पिटल में एफआईआई ने निवेश किया है इंडिया में, और कितना किया है ये समझ लो। कितना है दिनेश भाई? माय गुडनेस। मतलब ये हॉस्पिटल किसकी है? प्रमोटर की नहीं है, किसकी है? एफपीआई की सर। एफपीआई की। अब आप सोचो दिनेश भाई, इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में इंडियन का निवेश नहीं, किसका निवेश है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का निवेश है, राइट? इसी प्रकार से भगवान करे कंपनी प्रॉफिट बढ़ते जाए, प्रॉफिटेबिलिटी रहे, तो भी ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है अपोलो में? आधा प्रॉफिट यही खा जाएंगे। पर अभी इसमें करे क्या? राइट? डन? सर कि कोई और हॉस्पिटल आपके ध्यान में है? नहीं सर, मैक्स हेल्थ ये सर, मैक्स हेल्थ 40 से। कई हॉस्पिटल है, मैं आपको
राय दूंगा, एक बार सारी कंपनियों का भी थोड़ा शेयर होल्डिंग देख लीजिएगा, बराबर है? ओके सर। ओके, तो हमेशा ये चीज सोचे कि हमें अपॉर्चुनिटी किधर है। हमने अभी देखा कि इंडिया में एफएल के अलावा डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, रूट मोबाइल के अलावा एसएमएस मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? हमें डिपार्टमेंट स्टोर में डिमार्ट के अलावा कोई और बड़ा खिलाड़ी और क्वालिटी कंपनी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जहां जहां पे आपको अच्छी कंपनियां मिलेगी वहां वहां आप इसी प्रकार से एफआईआई को देखोगे। डन सर? जी सर, जी सर। ओके सर 820 हुआ है, जस्ट टू इन्फॉर्म। यस चिंतन भाई। ओके सर भरत भाई पूछना है। आपने हैंड रेज किया था, बताइए। भरत भाई हैंड रेज किया था आपने, कहिए। हाँ, ये बंधन बैंक में क्या किया जाए? धंधा 20% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम है। धंधा 20% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, राइट? शांति रखो, ये भाव पे लोगे तो भी आप 5 साल बाद इधर से तो ऊपर ही होगा और बढ़िया भाव होगा, पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। अब बाजार गिरा तो पहला तो मैं एचडीएफसी बैंक खरीदूंगा, क्योंकि उसका तो धंधा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी गिर रहा है और शेयर भी नीचे आ रहा है, राइट? तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक, और बाजार जबरदस्त गिरे थोड़ा बहुत बंधन और ऐड कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी टॉप क्वालिटी। ओके, और रूट मोबाइल कौन से भाव पे लिया जाए? ऐसा भाव तो आपने देख ही लिए, देखा है। हाँ, तो अभी मैंने हम 1200 टेक्निकल अगले लिया हफ्ते से हुआ है, बढ़ेंगे। लेकिन ऐड करना है तो कहाँ से ऐड करूँ, ऐसा पता नहीं। खोलने दो मेरे को रूट मोबाइल। रूट, दिनेश भाई ने काम किया है रूट पे। इस साल का क्या उम्मीद है? 2022 ने किया है ना काम इस पे। ओके, अभी मेरे पास जवाब नहीं है इसका। दिन भरत भाई ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लो। ओके, जवाब भरत भाई को चाहिए, तो भरत भाई को क्या करने का? 2022 का ईपीएस ढूंढने का, राइट? और ये ईपीएस जो आपको 2022 का मिलेगा, ये आपको बताएगा कि कौन से भाव पे खरीदे हम। 450 ईपीएस आ सकता है सर 2022 में। नहीं 2030 नहीं, पर 2022 में क्या उम्मीद रखे? अच्छा, है ना? देखो पहला तो 50% का तो इसी साल का ग्रोथ है, राइट? प्रॉफिट इस साल कितने बड़े हैं? ये काम तो मस्त किया है दिनेश भाई ने एकदम। 9 मंथ 124% से, मतलब इस बार कम से कम 22 का ईपीएस तो यही साल आने वाला है, है ना? अगले साल और 50% ऐड करो 2022 का, कितना हो जाएगा? 30 रुपए का ईपीएस। 30 रुपए। ओके, अभी भाव क्या चल रहा है? 1540, बराबर है? 1540 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मिल कितना रहा है? 30 रुपया, राइट? कितना हुआ ये? कितना हुआ? 2%, 2%, बराबर है? मतलब एक चीज समझ जाओ कि मैं जितना डाल रहा हूं पैसा, वो पैसे के हिसाब से मुझे 2% मिल रहा है, राइट? अच्छी लुक्रेटिव ऑफर 3% के नीचे अगर मिलता है कोई भी शेयर, उसे कहेंगे हम लुक्रेटिव ऑफर, बराबर? अब 3% आपकी एफडी में कितना मिलता है आज आपको भरत भाई? एफडी में डालेंगे 6%, अभी तो 6%। तो असल में एफडी 6% दे रही है, ये 3% दे रहा है, पर एफडी 2030 में भी 6% रहती है। हाँ, और ये 2030 में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 30%, राइट? इसलिए हम लोग इसमें स्टेक बढ़ाते हैं, पर मुझे अच्छा लुक्रेटिव प्राइस चाहिए, 3% से नीचे नहीं जाने देने का भाव, बराबर है? 3% से नीचे का भाव अच्छा है। डन? डन। ओके, चलो इसमें डीप में हम बाद में जाएंगे।
अभी मैं वापस मेरे टॉपिक पे आ जाता हूं जिसपे हमारी बातचीत चल रही थी, राइट। चलिए, ओके। फाइव ईयर, राइट। डीमार्ट, डीमार्ट का किसने चेक किया था? आप में से किसने डीमार्ट पे काम किया हुआ है? सर मैंने किया, चिराग देसाई। चिराग भाई, आपने डीमार्ट का होल्डिंग चेक किया? हाँ सर, एक 75% प्रमोटर नीचे। ओके, मतलब प्रमोटर के पास तो बहुत पैसा है ना? प्रमोटर नीचे खुद इन्वेस्टर है तो लेफ्ट साइड। किधर किया हुआ है आपने सर लेफ्ट शेयर साइड, होल्डिंग? लेफ्ट साइड अच्छा, नीचे हाँ। नहीं मिल रहा है। कौन से कॉलम में बता सकते हो? वो मेजर कॉस्ट के नीचे ही कोई था। बात नहीं, अभी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। आपने बोला 75% प्रमोटर के पास है, राइट? यस बराबर है। यस। अब जैसे सेबी ने बोला कि भाई तुम 75% नहीं रख सकते हो, तुमको तुम्हारा स्टेक नीचे ले जाना पड़ेगा। सेबी ने बोला था ना इनको जब इनका स्टेक 80% था, हाँ राइट, कि भी तुमको तुम्हारा स्टेक 75% ले जाना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को डर लगता है, अरे बाप रे, अभी तो डीमार्ट के मालिक माल बेचेगा, तो माल बेचेगा तो क्या होगा? शेयर डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। माल बेचने से शेयर लेकिन डाउन नहीं जाता है। ऐसा ये रिटेलर मेरा रिटेलर हाँ, ये मैंने पिछले 10 साल में अलग अलग कंपनियों में देखा है। जो कंपनियां बढ़िया होती है वहां मालिक माल बेचते हैं तो माल कौन ले जाता है पता है? वो कौन ले जाते हैं चिराग भाई? एफपीआई। रिटेलर नहीं, एफपीआई। रिटेलर को तो यही चिंता में रहता है बेचारा, मेडिटेशन चालू कर देते हैं वो लोग, अरे अभी तो मेरा शेयर गिरने वाला है, भागो इधर से। और उनको नहीं पता है कि ये एफआईआई को पता है पहले इनको ये 20% में ही खेलना था, राइट। अब इनके पास और बड़ी जगह हो गई। तो ये 20% में किसका कितना होल्डिंग है याद है आपको? ये 25% में एफपीआई का ही चिराग भाई ज्यादा है, एफपीआई का ही ज्यादा है। कितना है? चलो मैं देख लेता हूं यहाँ पे। याद रखिएगा दोस्तों, हम वो कंपनी का डेटा देख रहे हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनी है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है डीमार्ट, राइट? तो ये सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट स्टोर है इसमें 10%। रिटेलर कितने हैं दिख रहे? 2.66। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफपीआई कितने? 10% है, तो 17%। तो 25% में सबसे बड़ा माल कौन ले गया? एफपीआई। एफपीआई एफपीआई। हमारी म्यूचुअल फंड के पास कितना माल है? 6%। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस दोनों को मिला, राइट? इंश्योरेंस भी अपनी ही है, तो भी वो एफआईआई जितने बड़े हुए नहीं। चिराग भाई ऐसा क्यों कि इंडिया की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर, लिस्टेड डिपार्टमेंट स्टोर, बराबर, मैं रिलायंस को नहीं गिन रहा हूं बड़ा अभी, क्योंकि रिलायंस लिस्टेड इंडिविजुअली नहीं है। तो जब मेरे को लगता है कि मुझे कोई डिपार्टमेंट स्टोर में निवेश करना है तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर दो है। कौन से है चिराग भाई? एक रिलायंस रिटेल। नहीं नहीं, रिलायंस भूल जाओ। रिलायंस के अलावा दूसरे कौन दो बड़े खिलाड़ी है इंडिया के रिटेल में? फ्यूचर ये सब नाम अभी याद रह जाने चाहिए ना। एक डीमार्ट है, एक फ्यूचर है, ये दोनों एक जितना धंधा करते हैं, 30-30 हजार करोड़ का। तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं फ्यूचर लूंगा या डीमार्ट लूंगा, राइट? अब अगर डीमार्ट क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छा है फ्यूचर से, राइट, तो मेरा ध्यान जाता है डीमार्ट पे। अब मेरे पास जगह कितनी है डीमार्ट लेने की? खाली 25%। वो 25% में एफआईआई कैसे 10% जगह बना ली? समझ गए आप? अब मान लो कल प्रमोटर 50% हो जाता है, इधर 75 ही नहीं 50%, तो ये बड़ा माल जो 25% और निकला ना, वो कौन ले जाएगा? अंदाजा है चिराग भाई?
FII पब्लिक उस दिन से बातें करने लगेगी, देखो प्रमोटर माल बेचने वाला है तो अभी शेयर गिरने वाला है, और ये जो 2.66 है ये 1.33 आ जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ भाव पे होता है, उनको भाव के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। जबकि ये लोगों को क्या दिखता है, ये दिखता है, उनको दिखता है कि इंडिया में 2030 आते आते यही वो कंपनी होगी जो 5,000 करोड़ के प्रॉफिट पे जाने वाली है। चिराग भाई? यस सर। या ओके, तो इस प्रकार से वी नीड टू चेक बोथ द वे, डिमांड भी चेक किया तो इसके साथ में जो दूसरी डिपार्टमेंट स्टोर है उन सबको भी चेक करेंगे तो और आइडिया आएगी। नई नई जब कंपनी आती है, जैसे IRCTC का IPO भी आया था, चिराग भाई आपने ही काम किया है। अब ये जब IPO आया, मैंने अभी कुछ भी नहीं चेक किया है शेयर होल्डिंग, राइट, लेकिन IPO के समय मैंने ये डेटा तो चेक किया कि नहीं। मैंने एक बात बताई थी IPO के समय पे कि इस कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहे, कंसिस्टेंट सेल्स बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये डेटा से हमने देखा है क्या? FII ने देखा होगा चिराग भाई ये डेटा? देखा होगा, तो उनका भी ध्यान होगा। तो IPO आया और अब आपने अगर इनका शेयर होल्डिंग निकाला, क्या हाल है? पहले तो जगह कितनी है हमें कबड्डी खेलने की, खाली 30%, बराबर है। ये 30 में म्यूचुअल फंड FII अभी कितने हैं? 8 और 7, राइट, 17%, 16-17। तो ये जो FII है इनके पास, वापस मैं कह रहा हूं, 100 कंट्रीज है निवेश करने के लिए, फिर भी इंडिया दिखा। वो इंडिया में उन्हें एक कंपनी दिखी जिसका नाम है IRCTC। जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं जनरली फोन बंद रखता हूं, राइट, लेकिन मेरे को एक बात कर लेनी पड़ेगी। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 30 सेकंड। कोरोना का केस है तो मेरे को थोड़ा देख लेना है। हाँ बोलो। चलिए, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, है ना, पर सिस्टर को कोरोना था तो एडमिट थी, चलो गुड न्यूज मिल गया कि अभी छुट्टी मिल गई है, राइट, इसलिए मेरे को उठाना पड़ा फोन। या तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि FPI 8%। 8% में हमें ये समझना चाहिए, लोग क्या कंपेयर करते पता है, खाली 8%, अरे जगह ही किस टका है, बराबर। अब इसमें अभी तो रिटेल इन्वेस्टर घुसे हुए 12%, क्यों पता है? क्योंकि बहुत से एम्प्लॉय होंगे जिनके पास माल होगा, जिनको ई-शॉप में मिले होंगे, ये स्टोरी होगी। लेकिन अब जैसे जैसे धीमे धीमे गाड़ी आगे बढ़ेगी, सर कुछ OFS के कारण घुसे होगी, या अब जैसे धीमे धीमे आगे गाड़ी बढ़ेगी ना, ये कम होता जाएगा और ये माल कौन ले लेगा? FII। ये मेरे को पहले नहीं समझ में आता था, पर मैं आज वही कंपनियों का 10 साल बाद डेटा देखता हूं तो यार रिटेलर इतने हो गए होते हैं, और ये जो वायरस है ये मोटा हो गया होता है। अब हम कहते हैं ये FII कमा के चली गई, पर उनको ज्यादा भरोसा है अपनी कंट्री की कंपनी पे कि हमें है? क्या कहते हो आप लोग? हमें होना चाहिए, फॉरेनर्स को ज्यादा है। डेटा तो यही कहता है फॉरेनर को ज्यादा है, हमें तो भरोसा ही नहीं है अपनी इंडियन कंपनियों के ऊपर, हम अभी भी दूसरी कंपनियां ढूंढते रहते हैं। ये लोगों को हमसे ज्यादा भरोसा अपनी कंट्री पे है, इसीलिए ये लोग पैसा भी कमा रहे हैं। अब इनको बहुत सी बार लोग कहते हैं, अरे यार पीयूष भाई ऐसा डिसीजन सरकार ने ले लिया ना कि अब FII भाग जाएगी। अरे दोस्त, FII भागेगी तो भागेगी किधर? उनको पता है ये IRCTC, ये 500 करोड़ जो है ना, ये वो कंट्री की कंपनी है जो कंट्री 10% से बढ़ने वाली है। तो यही कंट्री की कंपनियां तो बड़ी बनने वाली है। ये 500 करोड़ 5,000 करोड़ कब पता हो जाएगा तुमको नहीं पता चलेगा। मैं जब 2010 में मैंने जो इसके भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले थे,
मेरा अभी जैसे दिनेश भाई भी कह रहे थे ना 2020 के टारगेट, मैंने सबके 2020 के टारगेट लिखे थे, और क्या अभी मैं भेज दूं 2020 में? कितनी कंपनियां हैं जिनके टारगेट 2025 में आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। पर आज 2020 के बदले अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 2030। पर मेरे को ये पूरे 10 साल जब मैंने ये डेटा स्टडी को मेंटेन किया, तो इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि वाओ, ये तो मिरेकल है। मुझे भी भरोसा नहीं था, पर मेरा भरोसा ये डेटा पढ़ने के बाद बढ़ा। अब आप बोलो उनको भी अपॉर्चुनिटी इंडिया से ज्यादा किधर मिल रही, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये सब भाग जाएंगे? हक है हमारी कंट्री को इनसे टैक्स लेने का, हक है कि नहीं है? क्या कहते हो आप लोग? जब इंडिया में से कमाना है तो इंडिया कहेगा वो तो करना पड़ेगा। अब हम एफआईआई की वजह से नहीं कमाने वाले इधर, मान लोकल सब एफआईआई भाग गए, जस्ट एक एग्जांपल लो, एफआईआई ने ये 8% माल को जीरो कर दिया। कितना? जीरो। इसका मतलब क्या? मेरे जेब में जो 33 रुपीज का ईपीएस आता था वो नहीं आने वाला इस साल। किसने काम किया है? चिराग भाई। यस चिराग भाई, क्या ये सब इन्होंने माल बेच देंगे, इनको बुरा लग गया, ये 33 रुपीज मेरी जेब में नहीं आएगा इस साल? आएंगे सर, क्या ये कंपनी 5,000 करोड़ नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। मेरी इनकम तो बढ़ने ही वाली, तो मेरा क्या लेना देना इन लोगों से? पर फिर भी हमको तो इनको ही खुश रखना है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निवेशक के आने से कंपनियां चलती है, कंपनियां अपने फंडामेंटल से चलती है, निवेशक फायदा उठाने को आते हैं। क्लियर है? इन्वेस्टर फायदा लेने आ रहे, आप भी इन्वेस्टर हो, फायदा लेने आए हो, ये भी निवेशक है, फायदा लेने ही सब लोग आए हैं। एक कंपनी ही है जो अपने सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से चलती जा रही है। सो डोंट वरी, वो बेचेगा, ये होगा, कभी इसकी चिंता नहीं करने की। क्लियर एवरीवन? राइट, ओके। सो ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे हिसाब से आप सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हर एक कंपनी का डेटा देखो, हर एक अच्छी कंपनी का देख लिया, फिर जाके वो घटिया कंपनी का भी देखो, जो रोज आपको मैसेज भेजती है मोबाइल पे, ये कंपनी खरीदना कल 10 गुनी हो जाएगी, उनके भी डेटा देखो। ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि क्यों एफआईआई नाम की जो इन्वेस्टर है वो और मोटी होती जा रही है, और क्यों रिटेलर कभी नहीं कमा पाते, क्योंकि वो माल बेचते जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और है। किधर है उनका ध्यान? जल्दी पैसा कमाने में, जल्दी पैसा कमाने में, यानी उनका ध्यान भाव पे है, राइट। अगर हमें भी इन्हीं एफआईआई की तरह मोटा होना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सेल्स एंड ग्रोथ, वो चीज देखनी पड़ेगी जो चीज उन्होंने देखी है, राइट। कोई भी कंपनी खोलो, मैं यूं ही, मैं यहाँ पे एस्ट्रल पॉली खोला, 2006 के डेटा खोलो, जाओ आर्काइव्स में और देखो कितनी एफआईआई थी, प्रमोटर का स्टेक कितना था। अब आज 2020 में जाके वापस देखो, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं अभी से विदाउट चेकिंग, 50 करोड़ का धंधा 2500 करोड़ आया, 4 करोड़ का प्रॉफिट 250 करोड़ आया, उसके साथ सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, और एक चीज बड़ी होगी, वो क्या बड़ी होगी? ईपीएस नहीं, वो तो बढ़ने ही वाला है, एफआईआई का स्टेक बढ़ा हुआ, राइट। उनको चिंता नहीं है, वो 2006 में भी ले रहे थे, 2012 में भी लेते हैं, 2020 में भी लेंगे, वो स्टेक बढ़ाते जाते हैं और हम स्टेक घटाते जाते हैं। अरे पीयूष भाई, ये तो कल बाजार गिरने वाला है, तो ऐसा करे ना, अभी थोड़ा माल बेच देते, नीचे से ले लेंगे। फिर वो नीचे से लेने का आपको मौका ही नहीं मिलता है। मेरे को बहुत मेरे दोस्तों ने बोला था टीसीएस पीयूष भाई मैं तो 500 पे बेच दिया यार, नीचे लेने वाला था, पर फिर जब 500 वाला 600 आया, तब मैंने सोचा 100 रुपए का नुकसान थोड़ी ना करूंगा मैं,
मैं तो सस्ता ही लूंगा, 500 वाले को 400 पे ही लूंगा। फिर वो 1000 आया, 2000 आया, अभी वो भूल गए कि हमारे पास टीसीएस थे, अभी वो कहानी बन गई है खाली। हाँ, पर उन्होंने टीसीएस बेच के जेपी एसोसिएट जरूर लिया था, क्योंकि वो नीचे था। अब ये दो कंपनी में क्या डिफरेंस हो गया? क्यों जेपी लिया? क्योंकि उसका भाव नीचे था और उनका ध्यान किस पे था? भाव पे। क्यों टीसीएस बेचा? क्योंकि अगेन उनका ध्यान भाव पे था, उनको सस्ते लेना था। बाजार जब गिरा तभी भी उन्होंने एवरेजिंग किया घटिया शेयरों में, पर टीसीएस में कभी एक बार नहीं सोचा कि नहीं, मैं नुकसान 100 रुपए का करके भी मैं वापस ले लेता हूं मेरे टीसीएस को। राइट? ऐसा नहीं करते ये लोग। एफआईआई ने क्या किया? कंसिस्टेंटली टीसीएस को भी एक्यूमुलेट करते चले गए, और देखो आज वो लोग ने कितना पैसा कमाया है। पर ये डिफरेंस इसलिए है दोस्तों, क्योंकि उनके पास 100 साल का अनुभव है। हमारे पास अनुभव है अभी शेयर बाजार का? नहीं है। अभी हमारे लिए बिगनिंग है, लेकिन आपके पास अभी मैं कहूँ आपको एस्ट्रल पॉली में 20 साल का अनुभव है। कैसे? 20 साल का डाटा जो हमारे पास है, डेटा से। तो जो लोगों ने 20 साल से शेयर रखा है ना, उनको भी नहीं पता होगा इतने डीप में जितना आप लोगों को डेटा स्टडी से पता चल जाता है। तो अनुभव की जरूर नहीं पड़ेगी, अगर डेटा स्टडी करेंगे तो वही ध्यान हम रख पाएंगे जो एफआईआई रखती है। राइट? रिटेलरों के लिए वही बैड न्यूज, हम नहीं समझा सकेंगे उनको कि क्यों अच्छी कंपनी लेने की, क्योंकि ये वही एस्ट्रल 10,000 करोड़ पहुंचेगी। पर अगर आप सिंटेक्स ही खरीदोगे, क्या खरीदोगे? सिंटेक्स ही खरीदोगे इस सेक्टर में, प्लास्टिक में, तो वो डेप बर्डन में थी 10 साल पहले भी, आज भी है, और शायद 10 साल बाद भी रहेगी। पैसा नहीं कमाएंगे वहां पे। या सो बिफोर वी एंड, नितिन भाई और सिद्धार्थ जी, राइट? नितिन भाई प्रश्न पूछ सकते हो, फिर हम सिद्धार्थ जी पे आते हैं। या नितिन भाई? हाँ सर, ये एस्ट्रल पॉली में हाई पी 77 है, बराबर, लो पी 45 है, तो 10 साल के बाद भी यही पी मतलब मार्केट कैप लोग देंगे? बराबर है। देखो नितिन भाई, ये हाई मार्केट कैप क्यों देते हैं इसको? हाई ग्रोथ, प्रॉफिट, सेल्स। जब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई अभी कि जितनी मुझे अच्छी क्वालिटी लगती है ना, मैं मेरा स्टेक बढ़ाता जाता हूँ, मैं बेचता ही नहीं हूँ। पहले एस्ट्रल पॉली जब आया तब हमने खाली 1% लिया, अभी हमने एफएल में भी तो शुरुआत में कम ही लिया है, क्योंकि हमें एफएल का मैनेजमेंट तो पता ही नहीं है, धोखा भी दे सकता है, तो हमने कम स्टेक लिया। पर जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है, हम क्या करते हैं, हमारे स्टेक को बढ़ाते जाते हैं। पर माल आप बेचोगे ही नहीं तो पी कैसा रहता है? हाई रहता है। तो जितनी कंपनियां ऐसी होगी ना जिनकी सेल्स ग्रोथ बढ़िया होगी, कभी भी सेल्स ग्रोथ घटती नहीं है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट होती है, जो डेब्ट फ्री रहती है, उन्हीं में आप देखोगे कि वो हायर पी पे भी रहेगी। राइट? और बुरे समय पे क्या होगा पता है? जब मंदी आती है तब भी उनमें फॉल कम आते हैं नितिन भाई। राइट? क्यों फॉल कम आते हैं पता है? क्योंकि वो निवेशक माल छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको पता है कि ऐसे फॉल तो हमने भाई पहले बहुत देख लिए। तो आपको फॉल मुश्किल से 35%, 40% के आते, 50% में तो लॉटरी लग जाती है। बराबर है? समझ रहे हो अभी धीमे धीमे नितिन भाई ये सब चीजों को? हाँ, ये क्या आपका मैंने एक वीडियो देखा था, सुना था, वो डीमार्ट का लास्ट 9 मंथ का क्वार्टर का रिजल्ट मुनीर ने दिया था। ओके। उसमें वॉलमार्ट के साथ कंपैरिजन की थी कि डीमार्ट की जगह कितनी है ऊपर जाने की। बराबर है। तो वॉलमार्ट का अभी जो पी या मार्केट कैप जो दे रहे हैं वो डीमार्ट से तो बहुत कम है, तो ऐसा समझे कि वॉलमार्ट का बिजनेस अभी मतलब सैचुरेट हो गया है, इसलिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो वॉलमार्ट का क्या है, वॉलमार्ट ने जबरदस्त ग्रोथ किया इतने सालों में। राइट? वॉलमार्ट में कहूंगा चलो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे अच्छी भी है।
राइट, एक दुकान से आज दुनिया भर में उन्होंने ग्रोथ किया। तो वेरी गुड कंपनी इन डिपार्टमेंट स्टोर। पर दुनिया भर में एक बड़ा चेंजेस दूसरा आया कि इंटरनेट रिलेटेड कंपनियां कुछ आई, जैसे अमेजोन आई, और अमेजोन ने ग्रोथ वॉलमार्ट से ज्यादा किया। ग्रोथ कह रहा हूं, जो पिछले 15 साल में अमेजोन का ग्रोथ तो वॉलमार्ट है उससे डबल ग्रोथ में बढ़ने लगी। राइट, तो लोगों का ध्यान किधर जाने लगा, लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, ये जो कंपनी है अमेजोन जो ग्रोथ इतना जबरदस्त कर रही है, ये भी तो माल बेचने लगी है वॉलमार्ट की तरह। अब इनकी मार्जिन जो है वो भी सुधरने लगे, तो सारी चीजें कॉन्फिडेंस लोगों को अमेजोन पे आने लगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो वॉलमार्ट का जो पी होता है वो अमेजोन जितना हाई नहीं रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर समझ गए अब क्या ग्रोथ होने वाला है। इंटरनेट की डिपार्टमेंट स्टोर, दुनिया डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट, राइट। और वॉलमार्ट भी धीमे धीमे इंटरनेट रिलेटेड पे आ गई। इंडिया में उन्होंने क्या खरीदा, फ्लिपकार्ट खरीदा ना, तो मतलब उनको भी लगता है कि अब आने वाले जमाने में क्या चलेगा, इंटरनेट रिलेटेड, बराबर ना। तभी अपने इंडिया की भी कंपनियां अभी फोकस कर रही है उसके ऊपर। देखो इंडिया के लिए अभी देर है, क्योंकि इंडिया में तो डिपार्टमेंट स्टोर ही अभी तो डेवलप नहीं हुआ है, अभी तो उसका ही शुरुआत है, राइट। पर सारे डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनियों का ध्यान इंटरनेट पे भी है। देखो रिलायंस में भी आप देखोगे जबरदस्त माल बेचेंगे इंटरनेट से। डीमार्ट भी यही होशियारी कर रहा है, धीमे धीमे वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का एनालिसिस कर रहे हो ये लोग कि लोगों को क्या खरीदना है, लोग कितना ग्रोसरी में कितना इंटरनेट से खरीदते हैं। अभी लोग ग्रोसरी कम खरीदते हैं नितिन भाई इंटरनेट से, राइट। लोग ज्यादा इंटरनेट से क्या खरीदते हैं, कपड़े, राइट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सी चीजें कुछ है जो इंटरनेट से ज्यादा बिकती है। ग्रोसरी थोड़ा कम है, तो अभी इतना इफेक्ट डिपार्टमेंट स्टोर की ग्रोसरी वालों पे नहीं है। तो अभी इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन ऐसा रेज हो रहा है, हाँ, वॉलमार्ट की अगर पास्ट हिस्ट्री देखे हम 50, 60, 100 साल की, मैंने देखी नहीं है, तो वो हिस्ट्री देख के, ग्रोथ देख के वॉलमार्ट पे ज्यादा भरोसा आएगा, राइट। बराबर, राइट। और अमेजोन का ग्रोथ ज्यादा है मगर हिस्ट्री शॉर्ट है, तो अगर हिस्ट्री देख के वॉलमार्ट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इतना ग्रोथ नहीं मिल सकता है। बराबर है, नहीं मिल सकता है। हाँ, कोई डाउट ही नहीं। अब आप वॉलमार्ट में 20% ग्रोथ उम्मीद नहीं रख सकते हो, बराबर ना। वॉलमार्ट भी ग्रोथ कर रहा है, पर वो हाई ग्रोथ तो कर ही नहीं सकता है। अब अमेजोन, पूरी इंडस्ट्री अलग हुई। वैसे देखा जाए तो अमेजोन को कौन सी इंडस्ट्री में डाला जाता है, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस, राइट। तो ऐसी सिचुएशन अभी समझो फ्यूचर में, अभी हमारे कंट्री में अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा स्टेक समझो डीमार्ट वॉलमार्ट बन गया, तो उसका ग्रोथ सैचुरेशन में आ जाए, तो फिर हमको थोड़ा स्टेक कम करके ग्रोथ वाली कंपनी में डालना पड़ेगा, ऐसा डालना पड़ेगा। अभी किसका ग्रोथ अच्छा है इंडिया में, अभी सैचुरेशन आने में टाइम है, अभी डीमार्ट का है। लेकिन यही प्रेशर डीमार्ट को भी है, इसीलिए वो लोग, उन्होंने अपनी एक कंपनी भी बनाई है और वहां से भी वो 150 करोड़ उन्होंने पिछले साल किया है, 180 करोड़ जितना। मतलब ये लोगों का भी क्या ध्यान है कि मेरे को धीमे 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 ई कॉमर्स पे करना है। और ये मंदी में इन्होंने क्या किया, ऐसे 2 स्टोर जो कम चल रहे थे उसको शट डाउन करके उन्होंने उसको ई कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर दिया। तो जो सवाल आपके दिमाग में है वो डीमार्ट के भी दिमाग में है, रिलायंस के भी दिमाग में है, बराबर ना। ओके, राइट, राइट। तो ध्यान में है जो माल बेच रहा है लिस्टेड कंपनी, कोई नहीं, बराबर ना। ओके, तो ये पूरा जो हमारी चर्चा हुई ना, इसके पीछे एक ही चीज सोचिए कि एज अ इन्वेस्टर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें लॉन्ग जो हमारा गोल है
आने वाले 10 साल में, 15 साल में हम पैसे एक बार लगा रहे हैं। आज हमने एक बार लाख रुपया एस्ट्रल में लगा दिया है। अब हमें लंबे समय पे ध्यान रहना चाहिए कि मुझे 15 साल तक हर साल डिविडेंड भी मिलना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं देती है कोई बात नहीं, पर लॉस नहीं करनी चाहिए कंपनी, राइट। तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। डिविडेंड नहीं देगा तो भाव ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है तुम डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, राइट। मेरे लिए ईपीएस बड़ा क्वेश्चन है। अर्निंग बढ़नी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लॉस बॉस करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। तो कंसिस्टेंट अर्निंग वाली कंपनियां हैं तो उसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो देख के धीमे धीमे में मेरे स्टेक को बढ़ाऊंगा। आज की मीटिंग जब हमने शुरू की तब आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे चालू करोगे तो 10 साल में आपका स्टेक कितना हो जाएगा, आ जाओगे कि नहीं 5% पे, राइट। तो यही वेटेज में अपना गोल रखो कि कुछ ही कंपनियां इकट्ठा करनी है पर उसमें धीमे धीमे होल्डिंग बढ़ाना है। एकदम सिंपल एंड स्वीट रखो। गुड कंपनीज एक बार ले ली, लंबे समय में पैसा कमा के देने वाली है। अगर डीमार्ट फेल होती है डिपार्टमेंट स्टोर में, फिर अपने आप को प्रश्न पूछो तो हिट कौन होगा? फिर वीमार्ट का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, शॉपर स्टॉप का क्या होगा? सबसे बढ़िया कंपनी में होंगे वो लेट फेल होगी, राइट। उससे पहले बाकी कंपनियों की विकेट गिरनी चालू हो जाएगी। सो ऑलवेज बी विथ बेस्ट कंपनीज, राइट। सर अनिल पाल बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए अनिल जी। सर मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी ईपीएस रेड में आता है उसके बाद सेल्स हमेशा बढ़ती है सर, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा। नहीं, पर उसका कोई लेना देना ही नहीं है अनिल भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईपीएस रेड आए फिर सेल्स बढ़े। देखो सेल्स तो बढ़ना ही है। 6.6 के बाद सर आप देखेंगे तो ये 17 के करीब पहुंच गया, फिर 21 पहुंच गया, बढ़ती जा रहा है सेल इसका। किसका, एस्ट्रल पॉली का कह रहे हो? हाँ जी, अभी ये रनिंग में जो है ये 6.64 दिखा रहा है ना ईपीएस सर। हाँ, ये तो इसके ऊपर ईपीएस मत देखो अभी, क्योंकि ये तो रेगुलर बोनस देने वाली कंपनी है। गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे ईपीएस देखने में। यहाँ पे ये बोनस कैंडिडेट है। अच्छा, ओके राइट, ओके स्प्लिट। सॉरी, देखो यहाँ पे था 7 का 11, 11 का 15, तो ये क्यों हुआ है? बोनस दिया हुआ है इसमें। ओके, बराबर ना। पर फिर भी हम ईपीएस नहीं देखे, हम प्रॉफिट देखे, राइट। हमारा पहला ध्यान तो किधर रहे? प्रॉफिट बढ़ा तो अपना ईपीएस तो बढ़ा ही, बराबर ना। पर सेल्स तो अभी बढ़ना ही है, इसका सेल्स नहीं बढ़ेगा तो फिर किसका बढ़ेगा? यस सर, यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सिद्धार्थ जी आप कुछ पूछ रहे थे? सिद्धार्थ चौधरी। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। सर पूछ रहे थे कि अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग ने देखा कि प्रोमोटर्स का स्टेक गिर रहा है, मतलब प्लेज किया हुआ है काफी। गिर नहीं रहा है, प्लेज किया हुआ है। प्लेज किया हुआ है। और दूसरी तरफ देखे कि एफआईआई का पोजीशन कांस्टेंट बढ़ रहा है सर। बराबर है। तो सर इससे हम लोग क्या मतलब, एफआईआई का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन प्रोमोटर्स का काफी प्लेज्ड है, तो इससे हम लोग क्या समझे सर? ओके, देखो पहले तो इससे पहले मत समझो। पहले हमने एक्सरसाइज कौन सी की थी? क्वालिटी। या राइट, क्वालिटी से पहले आपने देखा कि इंडिया बढ़ रहा है, 10% ग्रोथ की उम्मीद है मुझे इंडिया से। फिर आपने देखा हॉस्पिटल के बिजनेस बढ़ रहे हैं, राइट। मैं 10% का ग्रोथ उम्मीद करता हूं। फिर आपने यहाँ पे क्वालिटी एनालिसिस किया तो पता चला ये तो गड़बड़ हो गई, हर हॉस्पिटल लॉस कर रही है, राइट। अब मुश्किल से आपको एक हॉस्पिटल मिली जो प्रॉफिट कर रही है। अब ये प्रॉफिट कर रही है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसने कभी लॉस नहीं किया है, राइट। इसकी खूबी है कि ये राजा है अपने सेक्टर का, सबसे ज्यादा धंधा करता है। लेकिन सर प्रॉफिट तो 4%, 5% ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन इसका कंपैरिजन में एफआईआई का तो F2 का तो होल्डिंग बहुत ज्यादा है। भूल जाओ ना एफआईआई, सिद्धार्थ भाई, एफआईआई पे आओ ही मत। आपने एफआईआई आखिर में सीखा है, नहीं तो मैं नहीं आपको पहला चैप्टर एफआईआई का सिखाता। राइट। अभी आप प्रॉफिट पे रहो कि प्रॉफिट तो ये जिंदगी भर से करता जा रहा है, कभी लॉस नहीं किया, राइट। डर, ये सारी इसकी खूबियां है। डर किधर है आपको? इसके सर पे डेप्थ बहुत है, राइट। कंपनी डेप्थ बर्डन वाली है,
डेप बर्डन वाली कंपनी है, प्रमोटरों के पास पैसा कम है, तो प्रमोटर ने अपने शेयर भी गिरवी रखे हुए हैं, बराबर की नहीं? तो ये नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रखे, पॉजिटिव पॉइंट भी ध्यान में रखे। ओके, अब यहाँ पे एफआईआई ने क्या किया हुआ है? एफआईआई ने जबरदस्त स्टेक बनाया हुआ है। प्रमोटर के पास 31% स्टेक इसलिए है क्योंकि पैसा नहीं है। ये वो इंडिया में हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं जो इंडिया कितना बड़ा है, दुनिया का 2nd नंबर का पॉपुलेटेड कंट्री। तो इनके पास तो स्कोप ही स्कोप है और नए नए हॉस्पिटल खोलने के, पर उसके लिए चाहिए क्या? ये तो चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट सर, मतलब एफआईआई जो इन्वेस्ट कर रहा है वो फ्यूचर अर्निंग मतलब एक सोच की वजह से कि फ्यूचर में और एक्सपेंशन की वजह से इसके अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो इसलिए दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, राइट? एब्सोल्युटली, उनको कॉन्फिडेंस है। दूसरा, इनके अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं है। राइट, अपोलो के अलावा और मैं कहाँ पैसे नहीं, एकदम कोई चॉइस ही नहीं है अपने पास इधर। और दूसरा, इन्होंने देखो एक चीज तो पक्का किया, भले इनके पास कम पैसे हैं पर इन्होंने कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एफआईआई को धोखा नहीं दिया। जो एफआईआई कंसिस्टेंसी देखने आई है उनको कभी भी धोखा मिला इधर ना, प्रॉफिट भी लॉस नहीं किया। तो मतलब इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा चलो मैं निवेश करूंगा, आने वाले 10 साल में भी मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी मिलेगी। सर एक बात यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पहले 7% एवरेज 6% का कुछ था, लेकिन ये घटते घटते काफी घटा है। ये सर क्यों? ये तो ऐसा ही रहेगा ना, मार्जिन तो कभी भी घटते कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंटली बढ़ते नहीं है। मार्जिन हमेशा रेंज में रहते हैं। तो यहाँ 10% में खुश नहीं हो जाने का और यहाँ 1% में टेंशन में नहीं आ जाने का। ये इसकी रेंज है, 1% से लेके 10% की रेंज, 7% 8% आता है इसकी हायर रेंज है, 1% 2% आता है इसकी लोअर रेंज है, बराबर। अभी ये कम मार्जिन पे चल रहा है, चिंता की बात नहीं है। इनके वापस मार्जिन कितने आ जाएंगे? अपने एवरेज मार्जिन पे आ जाएंगे, बराबर। यहाँ पे हम उम्मीद नहीं रखेंगे कि ये 20% मार्जिन पे आएगी, बराबर। लेकिन मेरे को भी ये जो प्रमोटर है ना, इनकी बहुत बड़ी उम्र है इनकी, मेरे ख्याल से 75 to 80s में है। जबरदस्त इनको सलामी करनी चाहिए कि ये ऐसे सेक्टर में जहां सब कंपनियां लॉस कर रही है, ये प्रमोटर ऐसा है जिन्होंने फार्मा का इतना बड़ा धंधा बढ़िया से डेवलप किया। रियली मेरे को प्राउड होता है। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट मेंटेन की, वेरी गुड ग्रोइंग, राइट सिद्धार्थ जी? हाँ राइट सर, हाँ सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच टू आप लोगों को भी। हम लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी है, राइट। पर ये सारी चीजों को धीमे धीमे इंप्लीमेंट करने का, हर एक के डेटा खोलने के, देखने का कि क्या है अल्ट्राटेक में, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रखो और पॉजिटिव पॉइंट भी ध्यान में रखो, और एक वेटेज बनाओ कि मैं इतना वेटेज यहाँ पे बनाना चाहता हूं, जो रातों रात नहीं बनेगा। धीमे धीमे आपका वेटेज बनता जाएगा। पर आप जो उम्मीद कर रहे हो अपने आप से, आपको क्या लगता है अगर अल्ट्राटेक में आप फेल हुए तो कौन सी सीमेंट कंपनी में आप हिट होंगे? इंडिया सीमेंट में हिट होंगे? नहीं हो सकते। अल्ट्राटेक आपको तभी लॉस कराएगी जब बाकी की सब कंपनियां लॉस कराएगी। बी विथ बेस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लंबा भविष्य, एफआईआई जैसा थिंकिंग, कोई डाउट नहीं, जबरदस्त पैसा बनेगा, राइट फ्रेंड्स? सो नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। ये आने वाले 20-25 जो दिन है ना, ये आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि अभी आपने नया नया सीखा है 2021 को प्रेडिक्ट करने का, 2022 को प्रेडिक्ट करने का। लेकिन आप लोगों ने टीसीएस का देखा कैसा हमने 2021 और 22 में चेंज किया है? देख लेना, मैंने आप लोगों के साथ डेटा भी शेयर किया था, तो आपको पता चलेगा कैसे 2021 अब मैंने यहां से हटा दिया है, अब मैंने खाली 2022 रहने दिया है, राइट। किस प्रकार से 2022, 2025, 2030 अब एस्टिमेट करोगे। नया नया सीखे हो, लेकिन रिजल्ट अब आने वाले, वो चीज प्रैक्टिकल लर्निंग आपको देने वाली है,
राइट? तो आपकी लर्निंग और सुधरेगी। नेक्स्ट वीक से हम लोग चार्ट सीखने वाले हैं, तो एक नया चैप्टर से अगले हफ्ते हम चालू करेंगे। फंडामेंटल जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इन्हीं फंडामेंटल से हम चार्ट को मिलाने वाले हैं, राइट? सो गेट रेडी फॉर अमेजिंग लर्निंग एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज लर्निंग। जितने भी रिजल्ट आए अपनी अपनी कंपनियों के साथ मैच करते जाइए, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Good night, sir. Thank you.